हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। चलिए, तो आज के क्लास में हम आपके फार्मासिस्ट के जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज से आपका स्टार्ट हो रहा है फार्मासिस्ट का, ये पहला सेशन है, आपका फर्स्ट पार्ट है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन का। और हम एज अ टारगेट किए हैं कि आपका 5 to 6 मंथ में आपका कंप्लीट फार्मासिस्ट का सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हम आपका वीक में एक बार कम से कम आपको 50 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इनके साथ ही आपका क्या होगा, टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा। जैसे आज के टॉपिक में हम आपका देखेंगे आपका जनरल फार्माकोलॉजी के करीबन आपके 25 क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। और आपके ऑटोकाइट से रिलेटेड और आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम 25 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये जो आपकी जो सीरीज है फार्मासिस्ट की और 50 क्वेश्चन का जो आपका सीरीज है, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे आपका फार्मासिस्ट एग्जाम, लाइक आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, एम्स के ESIC फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, या आपके स्टेट लेवल के जो फार्मासिस्ट हैं, सभी के लिए यूजफुल है इक्वली। और जितने भी फार्मा रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे, सब में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का सीरीज जो है। तो आप हमेशा जुड़े रहिए, ये आपको यूट्यूब पे आपको ये सब वीडियो आपको देखने को मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और ये अपने से बनाया नहीं गया है, ये आपका प्रीवियस ईयर डिफरेंट स्टेट में जो फार्मासिस्ट हुए हैं वहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम बस उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आपका जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है फार्मासिस्ट में। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट चीज आता है आपका फादर से रिलेटेड आता है फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में। लाइक आपका फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ फार्मेसी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी हो गया, फादर ऑफ फार्मेसी, फादर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इस तरीके से फादर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए जनरल फार्माकोलॉजी का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है आपका, देखिए ये नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, थॉमस नहीं है, ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं है, और यहाँ पर इसको करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओसवाल्ड सिमिडबर्ग। क्या है, ओसवाल्ड सिमिडबर्ग इसका राइट आंसर होगा। तो यही क्यों होगा, इसको याद रखने का देखिए तरीका देखिए, यहाँ पर फार्माकोलॉजी में आपको क्या वर्ड दिख रहा है आपका ओ, और यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आपका ओसवाल्ड। तो ओसवाल्ड को आपको रिलेट कर सकते हैं आपकी फार्माकोलॉजी से, और आप ये बोलेंगे ये फार्माकोलॉजी, तो आपको कोग्नोसी में भी ओ वर्ड दिखाई देगा। तो हम फिर वहां से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका भी एक तरीका है। यहाँ पर देखिए ME से आपको रिलेट कर सकते हैं, ये किससे रिलेटेड है आपका, मेडिसिन का। ME से आप मेडिसिन याद रख सकते हैं, ये देखिए C से मेडिसिन करके याद रख सकते हैं, ये आपका निमोनिक्स है। तो आप इसको हम फार्माकोलॉजी में किससे रिलेटेड देखते हैं, फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन के रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ओसवाल्ड सिमिडबर्ग जो है वो आपके फार्माकोलॉजी के फादर्स हैं। वैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी, आपका फार्मेसी का फादर कौन है, तो इसका क्या आंसर करोगे आप लोग, गेलन कौन है आपका, फार्मेसी का। और आपसे फिर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ द इंडियन फार्मेसी का कौन है, तो आपको महादेवा लाल करके याद रखना है। सरनेम आपको याद ना हो, सरनेम इनका है श्रॉफ करके, महादेवा लाल श्रॉफ करके है, बट आपको ये याद नहीं रखना है। बस आपको यही याद रखना है कि महादेवा लाल जो है आपके क्या है, आपका इंडियन फार्मेसी के क्या है, आपके फादर है। और यदि वर्ल्ड वाइड बात करें तो फादर ऑफ फार्मेसी का तो क्या याद करोगे आप, गैलन। और भी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको। और इस तरह यहाँ पर देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता है इन्होंने किस पे स्टडी किया होता है, जेनेटिक्स पे। जो जो आपके पी प्लांट्स थे, जो मटर्स के प्लांट्स हैं, उन्होंने पे किसका, जेनेटिक्स का स्टडी किया हुआ था। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं आपका और डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट अभी हमने बताया था फार्माकोलॉजी का आपको ओसवाल्ड हो गया, ओसवाल्ड भी याद रखेंगे, वो भी आप सफिशिएंट होगा आपके लिए। फिर देखिए कीमोथेरेपी के लिए आप सिर्फ पॉल इनरिच करके याद रख सकते हैं, पॉल बस याद रख सकते हैं, क्योंकि हम जो फार्मासिस्ट एग्जाम होता है वो आपके MCQ पैटर्न में होता है। तो आपको बस एक की पॉइंट याद रखना है, बाकी आपको सरनेम के साथ आपको नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि फार्मासिस्ट के एग्जाम में आपको टिक लगाना है, वहां पर नॉलेज नहीं चेक किया जाएगा आपका, सिर्फ आपके स्मार्टनेस को वहां पर देखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी पॉल से याद रखना, पॉल पॉल जो होते हैं वो कीमोथेरेपी से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए पेनिसिलिन, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम आपका पेनिसिलिन डिस्कवर किया हुआ था। तो ये हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी क्वेश्चन वैसे बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फार्मासिस्ट के एग्जाम में। स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का फादर से याद रख सकते हैं, सेलमैन वॉक्समैन इसके क्या है, इसके फादर हैं, तो एस से रिलेट कर सकते हैं आप स्ट्रेप्टोमाइसिन के फादर। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है आपका, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद देखिए इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है जो कि आपके, या इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है आपके डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट से। इनको देखिए इंसुलिन कैसा क्वालिटी का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम आपके बॉडी में इसको क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो बेंटिंग एंड बेस्ट, इसको ऐसे याद रखना है, बेंटिंग एंड बेस्ट, बेस्ट क्वालिटी के इंसुलिन को हम अपने बॉडी में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से याद रखना है, इंसुलिन के कौन है आपके, बेस्ट। उसके बाद आइए आपको प्रोंटोसिल, तो ये एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ द प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल से आप किसका मेटाबोलाइट्स हैं, आपके सल्फोनामाइड, जो कि आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। तो याद रखना जो फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल्स हैं आपके सल्फोनामाइड्स, तो उनके डिस्कवर से पहले प्रोंटोसिल का डिस्कवर किया गया। तो ये प्रोंटोसिल है, तो इनके डिस्कवर का कौन है आपका, जरहाल्ड डोनबार्ग। तो बस आपको यही वर्ड याद रखना है कि फर्स्ट टाइम आपका प्रोंटोसिल का कौन है आपका, जरहाल्ड डोनबार्ग। इस तरीके से आपको याद रखना है चीजों को। और भी फादर्स है, जैसे मैं बताया था, फादर ऑफ फार्मेसी गैलन और फादर ऑफ फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी के एल्डर्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं फादर से रिलेटेड फार्मेसी में, तो उसको आप पॉइंट आउट कीजिए, वहां से क्वेश्चन आपसे फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये सब चीजों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाईली आयोनाइज्ड ड्रग। हाईली आयोनाइज्ड ड्रग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन, इट इज द एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटर बैरियर इजिली। तो एक बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही आपके प्लेसेंटर बैरियर और आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स कभी भी आपके प्लेसेंटर बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपका जो आयोनाइज फॉर्म में ड्रग्स होगा वो मेनली आपका वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। आयोनाइज फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे आपके थ्रू किडनी से। चलिए तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट आएगा, इट इज द एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी, क्योंकि ऑप्टरमेलिज्म जो ड्रग्स, ऑप्टर मेटाबॉलिज्म जो ड्रग्स है वो आपके आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होके आपकी किडनी से इजीली क्या हो सकते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जो आपके जो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो आपके अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं आपके मेनली वो आपके लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके ब्लड ब्रेन बैरियर्स और आपके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हाईली आयोनाइज्ड ड्रग है उनका नेचर कैसे होता है, ये लिपिड में आपके इनसॉल्युबल है और जो कि पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं बाय द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से आपके ये आपका इंटेस्टाइन से क्या नहीं हो सकते हैं, आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं आपके ये ड्रग्स जो हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए आपको, लिपिड सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल होना चाहिए आपकी ड्रग्स का। ना तो प्लेसेंटर बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, ना ही आपके ब्लड बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, और क्या होंगे, दे आर द नॉट रीअब्सॉर्बेड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। यदि रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें, ये हो गया आपका नेफ्रॉन्स। तो इस नेफ्रॉन्स का ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है आपका, रीनल ट्यूब्यूल्स, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इस रीनल ट्यूब्यूल से फिर से आपका रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा आपका जो भी ड्रग्स हैं, जो आपके हाईली आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं, और आपके यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से क्या हो जाएंगे, वो इलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका कि जो भी आप ड्रग पढ़ रहे हैं यदि वो हाईली आयोनाइज फॉर्म में है तो आपका किडनी के थ्रू आपका मेनली वो एक्सक्रीट आउट होगा, उसके प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही कम होगा, टिश्यू पे उसकी बाइंडिंग एफिनिटी भी कम होगी, क्योंकि जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वही आपके टिश्यू लेवल पे जाके क्या करेंगे, बाइंड होंगे। क्यों टिश्यू पे होंगे, क्योंकि आपके टिश्यू जो होंगे, आपके जो ऑर्गन सिस्टम होगा आपका, वो मेनली उनमें जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, वो किसका बना होता है, आपका लिपिड बाई लेयर का।
तो सिर्फ वो लिपिड लवर जो आपका लिपिड नेचर का रहेगा उनको ही क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और जो लिपिड नेचर का नहीं रहेगा, वाटर सॉल्युबल नेचर का रहेगा, उनको किडनी के थ्रू क्या कर दिए आपकी बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पर कि ये लिपिड सॉल्युबल है कि वो वाटर सॉल्युबल है। और यदि कोई ड्रग्स आपका आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयोनाइज कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वाटर के थ्रू और यूरिन के थ्रू आपके किडनी से एलिमिनेट हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर कि सम बेसिक, यहाँ पर देखिए यूरिन के थ्रू बात करें, एस्क्रेटरी रूट जैसे यूरिन के थ्रू आपका यदि कोई ड्रग्स आपके यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो रहा है तो किस में हो जाएगा, जीएफ आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू आपका एलिमिनेट होगा। और यहाँ पर देखिए कौन सा ड्रग एस्क्रेट होगा, जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, मतलब वाटर लविंग कैरेक्टरिस्टिक जिस ड्रग की होगी वो आपका फ्रीली और अनचेंज फॉर्म मेटाबोलाइट होगा आपका, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन आपका 500 के हो, वो आपका किसमें होगा, यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से एलिमिनेट होगा। बाइल के थ्रू सिक्रेशन देखते हैं, बाइल के थ्रू जो आपके ड्रग आपके एक्सक्रेट आउट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी आपके हाइड्रोफिलिक और अनचेंज ड्रग्स होते हैं, क्योंकि ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो ये अनचेंज फॉर्म में आपका मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपके बॉडी से क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। वहां पर देखिए लंग्स के में पेशी डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और जितने भी गैसियस जो ड्रग्स होते हैं, जैसे लाइक आपके जनरल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होते हैं, जो गैसियस फॉर्म में, जो वोलेटाइल नेचर के जो ड्रग्स होते हैं, वो आपके मेनली लंग्स के थ्रू आपके बॉडी से क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं आपके। और यहाँ पर देखिए आपके इंटेस्टाइन से वाटर सॉल्युबल और आयोनाइज्ड ड्रग्स क्या होंगे, आपके एस्क्रेट आउट होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए विच इज अ नॉट अ प्रोडक्ट। सबसे पहले ये देखिए कि प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट्स में देखिए यहाँ पर भी आपको फार्मेसी में प्रो वर्ड दिखा, तो प्रो वर्ड का मतलब ही होता है आपका इनएक्टिव फॉर्म। कैसा फॉर्म, आपका इनएक्टिव फॉर्म। तो कोई भी ड्रग्स हम बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, और बॉडी में जाने के बाद आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो अपने एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो प्रो इंजाइम, फार्मासिस्ट जीपेट 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज प्रो इंजाइम, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज प्रो इंजाइम। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था अपने टाइम पे कि व्हाट इज प्रो इंजाइम, बट यहाँ पर मेरे को ये पता था कि प्रो का मतलब होता है आपका इनएक्टिव फॉर्म। तो हमने फोर्थ ऑप्शन में टिक लगा दिया, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द इंजाइम। तो देखिए कई सारी चीजें हैं जो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जो आपके प्रीफिक्स हैं, सुफिक्स हैं, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे प्रो इंजाइम मतलब प्रो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द इंजाइम। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, तो वहीं से आपको पता चल रहा है कि प्रो ड्रग है मतलब आपका इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग्स है। और आपने पढ़ा होगा जैसे यहाँ पर मर्केप्टोप्यूरिन, ये आपका क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट्स है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये आपका एक्रोलिन, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, ये आपका एंटी कैंसर ड्रग्स है जो आपका प्रोडक्ट्स हैं। और आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एक्टिव फॉर्म में होगा। डिपीवेफ्रिन भी आपका क्या है, आपका इनएक्टिव है। इनालाप्रिल आपका जो कि एसी इनहिबिटर्स हैं, ये भी आपका क्या है, आपका प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए लिनेजोलिड, ये भी आपका क्या एक तरीके का एंटीबायोटिक है। ये जो लिनेजोलिड है ये आपका कौन सा ड्रग है, आपका प्रोडक्ट नहीं है। बाकी ये तीन क्या है, आपका प्रोडक्ट्स है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट्स। ये आपका एंटी कैंसर ड्रग का प्रोडक्ट्स है, ये भी आपके क्या है, ये वाला आपका डिपीवेफ्रिन, ये भी आपका क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। इनालाप्रिल एसी इनहिबिटर, ये भी प्रोडक्ट्स हैं। बट आपका लिनेजोलिड जो कि आपका एंटीबायोटिक है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग्स। तो चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्ट्स का, जो कि आपके एग्जाम में मेनली आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब बायो ट्रांसमिशन, बायो मतलब ह्यूमन बींग्स पे हो रहा है, ठीक है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होगा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म कोई भी ड्रग्स क्या होगा, आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव ड्रग होगा और वो भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा फर्स्ट, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इनएक्टिव ड्रग होगा वो आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा, बट जो इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्रो ड्रग्स। तो फर्स्ट चीज है एक्टिव ड्रग होगा और आफ्टर मेटाबॉलिज्म में जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, मेटाबोलाइट प्रोडक्ट, वो भी एक्टिव होगा फर्स्ट, तो ये हो गया। सेकेंड चीज ये भी हो सकता है कि हम जो ड्रग लेंगे वो आपका प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होगा, और आफ्टर मेटाबॉलिज्म मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक्टिव मेटाबोलाइट्स। और थर्ड चीज ये होता है
कि ड्रग आपका एक्टिव होगा और आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। और प्रोडक्ट्स देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिसमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब ये आपकी इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बट आफ्टर कन्वर्टेड टू द एक्टिव पेरेंट्स ड्रग, बट ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होंगे आपके बाय द एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन या बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। आफ्टर मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में क्या होगा आपका, या किसी एंजाइम के हेल्प से या किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, वो आपके एक्टिव ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर देखते हैं आपका प्रोडक्ट का एग्जांपल जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका प्रोग्वानिल, तो प्रोग्वानिल आपका साइक्लोग्वानिन में कन्वर्ट होगा। ये प्रोडक्ट्स हैं और ये क्या है आपका एक्टिव फॉर्म्स है। लियोडोपा किस में कन्वर्ट होता है आपका, डोपामिन। तो डोपामिन के पहले यदि लियोड जुड़ा है मतलब क्या है, वो आपका इनएक्टिव फॉर्म है और डोपामिन इसका एक्टिव फॉर्म है। इनालाप्रिल इनएक्टिव फॉर्म है और इनालाप्रिलेट 8 वर्ड यदि जुड़ गया लास्ट में तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्टिव फॉर्म में। याद रखने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। प्रो से समझ में आ रहा है कि ये इनएक्टिव होगा और साइक्लोग्वानिन ये आपका एक्टिव होगा, क्योंकि सामने प्रो लगा है मतलब सुफिक्स में प्रो है, प्रो मतलब इनएक्टिव, तो प्रोग्वानिन इनएक्टिव होगा। यहाँ पर देखिए लियोडोपा, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि यदि डोपा के सामने यदि लियो वर्ड जुड़ा है तो आपका इनएक्टिव है, और एक्टिव होने के बाद ये तो डोपामिन जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, मेन ड्रग्स है, तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर देखिए इनालाप्रिल, तो जिसके लास्ट में प्रिल है, बस 2 ड्रग याद रखना, सी और एल। जो आपके एसिड इनहिबिटर में सीएल करके याद रखना, आपका कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल 2 ड्रग्स ऐसे हैं जो आपके एसिड इनहिबिटर में एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है। बाकी जितने भी आप प्रिल वाले ड्रग्स देखेंगे वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो 2 चीज रखना, सीएल मतलब कैप्टोप्रिल और आपका लिसिनोप्रिल। कैप्टोप्रिल लिसिनोप्रिल एक एसिड इनहिबिटर 2 ड्रग्स हैं जो आपके एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल हैं, और इनमें मेनली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इनहिबिटर इज अवेलेबल इन द एक्टिव फॉर्म। तो आपको और पूरे ऑप्शन में दिखा रहेगा आपका इनालाप्रिल से रिलेटेड बहुत सारे ड्रग्स, तो आपको टिक करना है आपका लिसिनोप्रिल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए डिपिवेफ्रिन किसमें कन्वर्ट होता है आपका, इपिनेफ्रिन। उसके बाद देखिए इपिनेफ्रिन क्या है आपका एक एड्रेनर्जिक सिस्टम के ड्रग्स हैं। उसके बाद देखिए स्यूलिनडेक जो किसमें कन्वर्ट होता है आपका सल्फाइड मेटाबोलाइट्स में ये कन्वर्ट्स होते हैं। प्रेडनिसोन को सोलोन में ये कन्वर्ट होगा। बेकम्पिसिलिन आपका एम्पिसिलिन जो कि आपका पेनिसिलिन है, बेकम्पिसिलिन किस में कन्वर्ट होगा, पेनिसिलिन में। ये भी पूछा जाता है आपके सल्फोनामाइड से सल्फासेलाजिन, तो सल्फासेलाजिन आपका 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में ये कन्वर्ट्स होता है। असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ये आपका क्या है, कन्वर्ट होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सब पूछा गया आपके एग्जाम में। साइक्लोफॉस्फामाइड एल्डोफॉस्फामाइड में कन्वर्ट होता है, और एक्रोलिन जो कि इसका क्या है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, और इसके वजह से क्या होता है, एक्रोलिन के वजह से आपका साइटोटॉक्सिसिटी, आपका सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि जो साइक्लोफॉस्फामाइड्स हैं, तो साइक्लोफॉस्फामाइड्स का ये तो आपका एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करेगा। आपका जो एल्डोफॉस्फामाइड्स है क्योंकि आपका साइक्लोफॉस्फामाइड एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, तो ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट होगा एल्डोफॉस्फामाइड्स, तो इसमें क्या होगा, एंटी कैंसरस एक्टिविटी, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होगी। बट इसके साथ ये दिख रहा है आपको एक्रोलिन, ये आपका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो कि एसोसिएट है आपका साइक्लोफॉस्फामाइड से, और क्या टॉक्सिसिटी, सिस्टाइटिस। और ये सिस्टाइटिस मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, कॉमन ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट आपका अल्फा मिथाइल डोपा आपका कन्वर्ट होगा अल्फा मिथाइल नॉर इपिनेफ्रिन में, ये आपका कन्वर्ट होगा। मिथाइल डोपा जो है, मिथाइल डोपा से डोपा हट के क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इपिनेफ्रिन में, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मेटाबॉलिज्म। फिर आपका क्लोपिडोग्रेल आपका थायो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा सल्फर थायो, दैट मींस आपका सल्फर मेटाबोलाइट्स में, सल्फेट कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए फ्लोरोयूरासिल, तो फ्लोरोयूरासिल यूरिडीन में ये कन्वर्ट होगा। फ्लोरोयूरासिल ये भी आपके एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है जो कि आपके कैंसर के थेरेपी में यूज होते हैं, वो किस में यूज होगा, यूरिडीन में आपका कन्वर्ट होगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है मरकेप्टोप्यूरिन, ये भी आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये आपका मिथाइल मरकेप्टो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
साइक्लोफॉस्फामाइड का ये जो एक्रोनिम मैंने बताया हुआ था, और आपका इनालाप्रिल का, लिसिनोप्रिल का, ये सब क्वेश्चन आपके मेनली, तो ये वाला चार्ट आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। और इससे रिलेटेड जो भी आपको डेटा मिलेंगे आपको नेगेटिव फॉर्म का, तो उनको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि फार्मासिस्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। तो चलिए, आपको क्लियर हो गया प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपका बाइंडिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ ए ड्रग टू द टिश्यू, कि आपका बाइंडिंग ऑर्डर कि सबसे पहले कौन से ऑर्गन पे जाके आपका कोई भी ड्रग्स जाके बाइंड करेगा। तो सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है आपका, इंटरनल लीवर। तो सबसे पहले किस में बाइंड होगा आपका, लीवर। लीवर के साइड में क्या है हमारा, यहाँ पर लीवर है आपका, ठीक है। लीवर के बाद क्या है आपके साइड में, किडनी। उसके बाद किस में जाएगा, किडनी। किडनी के बाद लंग्स। लंग्स के बाद आपके मसल में क्या होगा, जाके डिपॉजिट होगा। तो ये चीज आपसे पूछा जाता है कि बाइंडिंग ऑर्डर को अरेंजमेंट कीजिए उनके असेंडिंग ऑर्डर में। तो याद रखना सबसे पहले लीवर में होगा, लीवर की जस्ट बाद आप साइड में क्या है, लीवर का किडनी, और किडनी के बाद यहाँ पर आइए आपका लंग्स में, और फिर लास्ट में आपकी मसल पे क्या करेगा, आपका ड्रग बाइंड होगा। तो इस तरीके से याद रखें कि हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है आपका, लीवर। तो सबसे ज्यादा ड्रग्स आपको वहीं पर बाइंड होगा। तो ये आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ द ड्रग टू द टिश्यू, तो आपको सी ऑप्शन लगाना है यहाँ पर। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। आपसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पे और बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो आपके टिश्यू है, तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया था लीवर, लीवर के बाद लंग्स, किडनी, फिर स्किन, फिर हेयर, ईयर यहाँ पर होते। तो बस आपको ये इतना ही याद रखना है। लीवर के बाद आपका किडनी, किडनी के बाद आपका लंग्स, लंग्स के बाद आपके मसल पे जाके क्या करेगा, ये आपका बाइंड होगा। ये इसका ऑर्डर होता है। और एक किस पे डिपेंड करता है, उनका लिपोफिलिसिटी पे। जो ड्रग्स के लिपोफिलिसिटी मतलब उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो टिश्यू पे कितना बाइंड होगा। और देखिए परफ्यूजन रेट पे भी डिपेंड करता है टिश्यूज का। और देखिए पीएच डिफरेंस, और पीएच पे भी डिपेंड करता है उनकी बाइंडिंग एफिनिटी उस ड्रग के टिश्यू के लिए। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपके मेन आपके फीचर्स हैं, उस पर जाके डिपेंड करेगा। लिपिड प्रोफाइल हो गया आपका, परफ्यूजन रेट हो गया, और आपका पीएच। ये तीनों का डिफरेंस इन पीएच, ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से वो आपके टिश्यू में जाके बाइंड होगा कोई भी ड्रग्स। नेक्स्ट देखते हैं आपका पोटेंसी ऑफ ए ड्रग्स। तो यहाँ पर मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पोटेंसी और इफिकेसी में डिफरेंस पूछा जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पोटेंसी क्या और इफिकेसी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम आपको क्लियर करते हैं कि पोटेंसी और इफिकेसी में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए क्वेश्चन आपका पोटेंसी ऑफ ए ड्रग। तो पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, तो इसका आंसर ये रहेगा डोज दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका सी आएगा। तो चलिए इसका डिटेल में हम इसको स्टडी करते हैं आपका एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोटेंसी दैट मींस डोज दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपका मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इफिकेसी और पोटेंसी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम दोनों के बारे में। देखिए इफिकेसी और पोटेंसी में क्या डिफरेंस है, ये देखिए। इफिकेसी दैट मींस क्या होता है, हमेशा इफिकेसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ये टर्म जहां भी दिखा आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका इफिकेसी। और जहां पर भी पोटेंसी का मतलब होता है आपका अमाउंट ऑफ ए ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस द गिवन रिस्पॉन्स। तो प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स, जितना अपने को डिजायर रिस्पॉन्स चाहिए उसके लिए हमको कितना mg ड्रग चाहिए, ये क्या इंडिकेट करता है, आपका पोटेंसी। पोटेंसी देखिए अमाउंट ऑफ ए ड्रग नीड टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स, कितना अमाउंट में ड्रग चाहिए जो हमको डिजायर हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वहां तक का उसकी इफिकेसी मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग आपका इफिकेसी। इफिकेसी से याद रखना, इफिकेसी में हमेशा आपको एक चीज देखने को मिलेगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। तो जहां पर भी आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स टर्म देखने को मिला तो समझ लेना क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका इफिकेसी। डेफिनेशन देखिए, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ ड्रग्स। किसी भी ड्रग के द्वारा जो किसी भी ड्रग्स को जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है, जो 100% उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उनको क्या बोला जाता है, आपका इफिकेसी। और पोटेंसी में क्या डिफरेंस है, पोटेंसी मतलब अमाउंट ऑफ ए ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस द गिवन रिस्पॉन्स, जितना अपना रिस्पॉन्स चाहिए, जितना आपको डिजायर रिस्पॉन्स चाहिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए आप जितना अमाउंट आपको ड्रग की जरूरत होगी उसको क्या बोला जाता है, आपका पोटेंसी। तो पोटेंसी मतलब जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए, उस रिस्पॉन्स को रीच करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आप कितने अमाउंट में आपको डोज की जरूरत है उस पर्टिकुलर ड्रग्स की, तो ये क्या है, आपका
पोटेंसी और एफिकेसी मतलब मैक्सिमम इफेक्ट। 100% इफेक्ट जो आपका ड्रग्स का होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा जो कि किसी ड्रग्स के से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है आपका इफिकेसी। तो देखिए एग्जांपल से और क्लियर होगा, जैसे मॉर्फिन इज मोर इफिकेशियस देन द एस्पिरिन एज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो देखिए यदि बात और पोटेंसी देखिए, द एनाल्जेसिक डोज ऑफ द मॉर्फिन इज द, और देखिए एक चीज और डिफरेंस देखिए, यहां पर हम लोग एक कंपैरिजन फॉर्म में बताएंगे कि मॉर्फिन इज द मोर इफिकेशियस देन द एस्पिरिन एज द एनाल्जेसिक, मतलब एनाल्जेसिक इफेक्ट आपका एस्पिरिन में भी है और आपका मॉर्फिन में है, बट मैक्सिमम रिस्पांस किस पे है, तो मैक्सिमम रिस्पांस मतलब मैक्सिमम पेन किलर एक्टिविटी, एनाल्जेसिक दैट मींस पेन किलर, तो जो पेन को रिड्यूस करें, तो इन दोनों में इफिकेसी किसकी ज्यादा होगी, आपकी मॉर्फिन, मतलब किसमें पावर ज्यादा है, किसमें मैक्सिमम रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें मॉर्फिन में। तो देखिए इसको कैसे लिखा गया, मॉर्फिन इज द मोर इफिकेशियस देन द एस्पिरिन, तो मतलब मॉर्फिन जो है वो आपका बात करें एज अ एनाल्जेसिक ज्यादा पावरफुल है, मैक्सिमम रिस्पांस देगा एज कंपेयर टू एस्पिरिन, और एस्पिरिन में कम देगा आपका रिस्पांस। बस इस तरीके से इसको हम लोग कंपैरिजन के फॉर्म में करते हैं। बट यदि मैं बात करूं पोटेंसी का, तो पोटेंसी में आपको mg गिवन होगा, मतलब कुछ ग्राम में आपको डोज गिवन होगा, क्योंकि डोज के बेस पे उसके पोटेंसी को हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर जो एनाल्जेसिक डोज ऑफ द मॉर्फिन इज द 10 mg, 10 mg and the pethidine is the 100 mg, so the morphine is the 10 टाइम मोर पोटेंट देन पोटेंसी, मतलब मैक्सिमम इफेक्ट ऑब्टेन करने के लिए आपका मॉर्फिन सिर्फ 10 mg में ही अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करेगा। वही बात करें पैथिडीन का, तो पैथिडीन आपका 100 mg देने पर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब है आपका मॉर्फिन जो है वो आपका 10 टाइम मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू पैथिडीन। पैथिडीन में भी आपका एनाल्जेसिक इफेक्ट है और मॉर्फिन में भी एनाल्जेसिक इफेक्ट है, बट एनाल्जेसिक इफेक्ट मात्र 10 mg में ही मॉर्फिन में क्या मिल जाएगा आपको, एनाल्जेसिक इफेक्ट। बट बात करें पैथिडीन का, तो पैथिडीन में आपको कितना लगेगा, आपको 100 mg देने के बाद आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मतलब मॉर्फिन आपका मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू पैथिडीन। और एक चीज याद रखना है आपको, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अमाउंट ऑफ ए ड्रग, तो इसमें आपको अमाउंट से आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये पोटेंसी की ज्यादा है कि कम है, मैक्सिमम है कि लो है, तो ये सब चीजें आपको इसमें पता चलेगा। अब देखिए आपको अब क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना आपको मैक्सिमम रिस्पांस देखने को मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम रिस्पांस, तो जहां पर भी मैक्सिमम रिस्पांस लिखा है तो कहने का मतलब वो इफिकेसी को डिनोट कर रहा है, तो ये चीज याद रखना। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, आपका पोटेंसी, और पोटेंशियल मतलब आपको कहीं ना कहीं पर अमाउंट और डोज की बात करेगा, तो यहाँ पर देखिए डोज दैट कैन बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पांस, इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। फर्स्ट ऑप्शन था एफिनिटी ऑफ द ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, तो ये आपका ड्रग रिसेप्टर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस द माइक्रोसोमल एंजाइम एक्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम से आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर है और कौन मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स है। तो फार्मासिस्ट के एग्जाम पे ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं इसको भी हम ट्रिक से आपको बहुत ही अच्छे से इसको लर्न करेंगे। देखते हैं यहाँ का, इनमें का इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका सिमिटिडीन, क्योंकि जो सिमिटिडीन है जो कि आपका एस्ट्रो ब्लॉकर है, तो सिमिटिडीन क्या है आपका, ये आपका एंजाइम इनहिबिटर्स है। क्या है आपके एंजाइम इनहिबिटर्स है। बाकी ये जो तीनों ड्रग्स हैं, ग्रिजोफिल्विन जो कि आपका एंटी फंगल ड्रग्स हैं, रिफाम्पिसिन जो कि एंटी टीबी वाला ड्रग्स है, फिनोबार्बिटोन जो कि आपका सेडेटिव हिप्नोटिक क्लास के ड्रग्स हैं, ये तीनों क्या है आपका, ये आपका एंजाइम इंड्यूसर है। एंजाइम इंड्यूसर कहने का मतलब है ये मेटाबॉलिक एंजाइम को क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। एंजाइम इंड्यूसर है तो ये मेटाबॉलिक एंजाइम, बात करते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम जो कि एक मेटाबॉलिज्म एंजाइम है, तो इनकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहांस कर देंगे। और इनके वजह से यदि आप किसी माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स के साथ यदि आप कोई दूसरा ड्रग्स ले रहे हैं तो उनका भी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आपका होगा कि उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जो आपको डिजायर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उस ड्रग को आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये इसके साथ तो ड्रग इंटरेक्शन के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सी ये एंजाइम इंड्यूसर है, कौन से ड्रग इसमें एंजाइम इनहिबिटर्स है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यदि हम किसी एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स के साथ किसी दूसरे ड्रग को कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो उस ड्रग की जो इफिकेसी है, उस ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है
वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि ये ड्रग्स क्या करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फास्ट कर देगा, वो आपकी बॉडी में बहुत ही जल्दी से क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइट्स होगा, और जितना आपको 100% जो ड्रग का इफेक्ट आपको चाहिए था वो आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेम इसका अपोजिट होता है आपका इंजाइम इनहिबिटर। नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपका इंजाइम इनहिबिटर, तो इंजाइम इनहिबिटर के आप यदि इंजाइम इनहिबिटर कैटेगरी के किसी ड्रग के साथ यदि आप किसी दूसरे ड्रग को ले रहे हैं तो उसकी इफिकेसी क्या हो जाएगी, आपका और भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इफिकेसी तो नहीं बोलेंगे, उसके टॉक्सिक प्रोफाइल्स और आपके बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे उसको मेटाबोलाइट होना चाहिए था। बट यदि आप किसी इंजाइम इनहिबिटर ड्रग के साथ लेंगे तो इंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स क्या करेगा, उस ड्रग को मेटाबोलाइट होने नहीं देगा, और लॉन्ग टाइम तक वो आपके बॉडी में क्या करेगा, लॉन्ग टाइम तक बॉडी का इफेक्ट रहे, अब आपके बॉडी पर उस ड्रग का इफेक्ट होगा, जिसके वजह से आपको टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट और भी देखने को मिलेगा। तो ये सब एंजाइम इंड्यूसर और जो एंजाइम इनहिबिटर्स है, इनका कॉन्सेप्ट ड्रग इंटरेक्शन के केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं हम कौन से ड्रग आपके एंजाइम इंड्यूसर हैं और कौन से ड्रग आपके एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसको भी ट्रिक से। देखिए यहाँ पर एंजाइम इंड्यूसर, तो एंजाइम इंड्यूसर को याद रखने का ट्रिक होता है, जैसे क्रैप जीपी करके आप ट्रिक लगा सकते हैं, और वैसे आप बार बार चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए एंजाइम इंड्यूसर की बात करें तो आपका सल्फोनाइल यूरिया, कार्बामाजेपिन, रिफाम्पिसिन, जो कि आपका एंटीटीबी ड्रग्स है, मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये भी पूछा गया है आपका अल्कोहल, यदि आप किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट, आप कोई अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है पेशेंट, उसके साथ यदि किसी और मेडिकेशन का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एफिकेसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो डॉक्टर जो कई सारे मेडिसिन रिकमेंड करने से पहले पेशेंट को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप अल्कोहल ना लें, क्योंकि अल्कोहल लेने से उस ड्रग का क्या है, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपका एंजाइम क्या है, इंड्यूसर है आपका अल्कोहल, मेथनॉल, एथेनॉल जो है आपका जो ड्रिंक करते हैं वो क्या है, आपका एंजाइम इंड्यूसर है। और इसके प्रेजेंस में यदि कोई पेशेंट इसके प्रेजेंस में कोई दूसरा मेडिकेशन के साथ में ले रहा है और वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना उसको इफेक्ट चाहिए, मिलना चाहिए तो ड्रग का, वो इफेक्ट उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो इजीली क्या हो जाएगा, ये आपका मेटाबोलाइट होगा, मतलब एंजाइम को इनएक्टिव करेगा आपका, तो उसके साथ उसका भी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा आपके बॉडी से। ग्रिसियोफुल्विन जो कि आपका एंटी फंगल ड्रग्स है, और आपका सेडेटिव एंड हिप्नोटिस के टीके के ड्रग है फेनोबार्बिटॉल। तो ये इतने ड्रग्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग है, कार्बामाजेपिन, रिफाम्पिसिन, अल्कोहल, फेनिटोइन और ग्रिसियोफुल्विन और आपका फेनोबार्बिटॉल, ये जो ड्रग्स हैं वो आपका क्या है, एंजाइम इंड्यूसर। कैसे याद रखो, कैप्स जीपी करके इसको याद रखना है। और एंजाइम इंड्यूसर में मैक्सिमम देखिए sickphase.com, देखिए कितना सिंपल ट्रिक होता है, sickphase.com, ये एक तरीके से एक वेबसाइट है, जैसे आपको याद रख लेना कि sickphase.com क्या होता है, आपका एंजाइम इंड्यूसर है। यहाँ का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए आपका फेनिटोइन था, इसको यूज किस में किया जाता है, इपिलेप्सी के केस में यूज किया जाता है, और सोडियम वालपोरेट को भी किस में यूज किया जाता है, आपके इपिलेप्सी कंडीशन के केस में। तो याद रखना है जो फेनिटोइन था वो आपका एंजाइम इंड्यूसर है, और जो आपका सोडियम वेलपोरेट है ये क्या है, आपका एंजाइम इनहिबिटर्स है। यहाँ पर देखिए रिफाम्पिसिन जो कि एंटी ट्यूबरल ड्रग्स है, इनका एंजाइम इंड्यूसर की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए आइसोनियाजाइड, जो इसको भी यूज किया जाता है आपका एज ए एंटी टीबी ड्रग, बट ये क्या है, आपका एंजाइम इंड्यूसर है। सिमिटिडिन क्या है आपका, सिमिटिडिन आपका H2 ब्लॉकर है, ठीक है, जो कि आपका एंटी अल्सर ड्रग्स है, जो कि अल्सर के थेरेपी में यूज किया जाता है आपका गैस्ट्रिक कंडीशन में, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम दी हो तो वहां पर गैस की मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है आपका सिमिटिडिन, जो कि क्या है, आपका एंजाइम इंड्यूसर है। यहाँ पर देखिए ग्रिसियोफुल्विन, ये आपका एंटी फंगल ड्रग्स है जो कि आपका एंजाइम इंड्यूसर है। बट यहाँ पर देखिए कीटोकोनाजोल और आपका फ्लूकोनाजोल, एजोल जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, ये क्या है, आपका एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। फिर और देखिए यहाँ पर देखिए अल्कोहलिक, और भी यहाँ पर देखिए अल्कोहल आप यूज करेंगे बहुत कुछ अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में यदि अल्कोहल की बात करें तो इसके वजह से यदि बिंज ड्रिंकिंग हो जाए अल्कोहल के, तो एज ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह वर्क करेगा, जो आपका ड्रिंक अल्कोहलिक का जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी में अल्कोहल जो है। फिर देखिए क्लोरमफेनिकॉल, तो क्लोरमफेनिकॉल भी क्या है, आपका एंजाइम इंड्यूसर है। इरिथ्रोमाइसिन ये आपका एंटीबायोटिक्स है। सल्फोनामाइड्स भी आपका एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओमिप्राजोल ये भी गैस के लिए यूज किया जाता है आपका, और मेट्रोनिडाजोल जो कि आपके एंटी एंथेलमेंटिक्स ड्रग्स हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं
इतने सारे ड्रग्स, तो ये क्या है आपके एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम इंड्यूसर है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट ड्रग्स में आता है, ये आपका एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मींस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये आपका बायोफार्मास्यूटिक्स में का भी क्वेश्चन में आता है, यदि आप जीपेट का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो बायोफार्मास्यूटिक्स का जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये मैक्सिमम आपका काइनेटिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको फर्स्ट ऑर्डर से काइनेटिक पूछा जाता है। तो इन दोनों के बीच हमको डिफरेंस बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का आंसर आएगा आपका बी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। द कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज द एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में जो ड्रग्स आपके बॉडी से एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम्स, दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, कौन से ड्रग्स आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे, कौन से ड्रग्स आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इनके एग्जाम्पल भी क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो चलिए उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा ही गया है। उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तो सबसे पहले इसका याद रखने का तरीका है, आप फर्स्ट देखिए, आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड होता है आपका जीरो ऑर्डर। किस तरीके से जो पर्टिकुलर ड्रग्स है आपकी बॉडी से इम्यूलेट होगा ये डिपेंड करता है। इनके लिए भी एक ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। और जो मैक्सिमम टाइम आपका फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू ही आपका जो भी ड्रग्स हैं, पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, ये आपकी बॉडी से क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या है। यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रग इज द एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। तो इसको याद कैसे रखना है, फर्स्ट से याद रखना है आपको फ्रैक्शन, कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होगा आपका, कांस्टेंट अमाउंट में आपका ड्रग क्या होगा, आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम। जैसे मान के चलिए 50-50% के रेशियो में क्या होगा, आपके जो भी ड्रग्स हैं आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगा यदि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहले कोई भी ड्रग्स बात कर लेते हैं, कोई भी ड्रग्स है, सपोज एक ए ड्रग्स है हम जो लिए हैं, पहले उसका हमने स्टार्टिंग कितना लिया था, इनिशियल डोज उसका 100 mg, 1 आवर्स बाद उसका 50% क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, सिर्फ 50%। फिर 1 आवर्स में क्या होगा, फिर इसका 50% कर देंगे तो 25, फिर 1 आवर्स में क्या होगा आपका 12.5 mg। तो देखिए कांस्टेंट फ्रैक्शन में 50-50% क्या हो रहा है, आपके बॉडी से ये इम्यूलेट हो रहा है। तो इस तरीके से यदि कोई ड्रग आपकी बॉडी से इम्यूलेट होगा तो क्या बोलेंगे, वो ड्रग्स कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आपका फर्स्ट ऑर्डर्स। यहाँ पर आइए, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ए ड्रग इज एलिमिनेटेड फॉर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है, सपोज कोई हमने ड्रग लिया, इनिशियल उसका डोज क्या था 100 mg, 1 आवर्स बाद ये 50% डिग्रेड नहीं, आपको एलिमिनेट नहीं होगा, 20% इसमें माइनस हो गया, 20 mg माइनस हो गया, कितना हो गया 80, फिर 20 mg माइनस हो गया, फिर कितना हो गया 60, फिर 20 mg क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर कितना बच गया 40, फिर आपका 20 mg हो गया 20। तो ये कांस्टेंट अमाउंट में आपके यदि ड्रग क्या हो, एलिमिनेट हो आपके बॉडी से, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका जीरो ऑर्डर। तो ये डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन के रूप में 50% अब जी डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब 50% आपका ये टी हाफ पे बेस्ड समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट अमाउंट में देखिए, अमाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट में ड्रग क्या होता है, जैसे 20 के अमाउंट में क्या हो रहा है, आपका ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फ्रैक्शन अमाउंट में हो रहा है, 50% के फ्रैक्शन अमाउंट में आपका क्या हो रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेट ऑफ इलिमिनेशन, जो इलिमिनेशन रेट है वो बिल्कुल प्लाज्मा कंसंट्रेशन का क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना ज्यादा आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो मतलब प्लाज्मा में ड्रग्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका इलिमिनेशन होगा। तो ये चीज याद रखना है कि प्रोपोर्शनली होता है। यदि आपका प्लाज्मा कहने का मतलब आपका ब्लड, तो ब्लड में आपका जितना अमाउंट में कंसंट्रेशन में आपका ड्रग्स होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उस ड्रग का इलिमिनेशन होगा। और वाइस वर्सा भी, यदि कम रहेगा आपका ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन, तो उसका जो क्लियर है आपका जो इलिमिनेशन रेट है वो भी क्या रहेगा,
स्लो रहेगा, तो जस्ट प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इलिमिनेशन इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये बिल्कुल प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है आपका जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये आपके ब्लड पे कितना ब्लड है, आपके ब्लड में कितना ड्रग्स है, इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इसका इलिमिनेशन, यदि बात करो फर्स्ट ऑर्डर के। बट यहाँ पर ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आपका ब्लड में प्लाज्मा में कितना क्या है ब्लड है, वो कांस्टेंट अमाउंट में जो भी उसका 10 mg 20 mg उस अमाउंट के साथ क्या होगा वो अपना बॉडी से इलिमिनेट होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियरेंस कांस्टेंट होगा, बिल्कुल कांस्टेंट अमाउंट में क्लियरेंस होगा। यहाँ पर देखिए जो क्लियरेंस आपका क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन यदि हाई होगा तो क्लियरेंस कम होगा, और क्लियरेंस यदि हाई होगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा आपका ये आपका स्लो होगा। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब है यदि ये बढ़ गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो क्लियरेंस कम होगा, और क्लियरेंस बढ़ गया तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा आपका कम होगा। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर टी हाफ कांस्टेंट होता है, यहाँ पर क्लियरेंस और टी हाफ दोनों कांस्टेंट है, बट यहाँ पर देखिए टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किससे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। तो ये पॉइंट्स मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपका जीपेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप जीपेट एग्जाम का जो सब्जेक्ट होता है बायो फार्मास्यूटिक्स, वहां पर से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो डीआई या जीपेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, जहां पर भी आपको फ्रैक्शन वर्ड दिखेगा मतलब फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, जहां पर भी आपको अमाउंट दिखा मतलब वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है फर्स्ट तरीके से, यहाँ पर उसका क्लियरेंस और आपका जो टी हाफ होगा वो बिल्कुल आपका कांस्टेंट होगा। देखिए टी हाफ और आपका क्लियरेंस कांस्टेंट होगा, बट यहाँ पर क्या है क्लियरेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, बट आपका टी हाफ उसका क्या होगा प्रोपोर्शनली होगा। तो ये चीजें डिफरेंस हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। और देखिए मोस्ट ऑफ ए ड्रग फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो जो मैक्सिमम जो ड्रग्स होते हैं वो आपके बॉडी से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू ही आपके बॉडी से क्या होते हैं एलिमिनेट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और आपको क्या करना है, आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है कि जो ड्रग्स आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो ड्रग्स हैं तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग फॉलो करता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इनके जितने भी ड्रग्स हैं उनको क्या करना है आपको याद रखना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जीरो वाट करके, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो ड्रग फॉलो करते हैं उसका ट्रिक है जीरो वाट। और आप आज जाइए और देखिए इस ट्रिक से आपको देखने को मिल जाएगा। जीरो वाट लगाना है, इसका कोई मतलब जीरो वाट इंडिकेट कर रहा है जीरो ऑर्डर को, और यही ड्रग्स हैं जो आपका क्या है जीरो ऑर्डर को आपको फॉलो करते हैं। तो ये ड्रग्स को आपको जाके याद रखना है क्या क्या ड्रग्स हैं। एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसका मतलब है वारफेरिन और आपका थियोफाइलिन। और इसमें ट्रिक में आप रख के देखिए, यहाँ पर आपको जो ड्रग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे जीरो ऑर्डर में फॉलो कर दो, और यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वारफेरिन क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी का क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो मैंने ये ट्रिक याद रखा हुआ था अपने टाइम पे, तो क्वेश्चन मेरे से इजीली बन गया था, वैसे ही आपसे भी बन जाएगा। तो ये चीजों को आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये नहीं पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, ये एकदम कॉमन है, मोस्ट ऑफ ए ड्रग फॉलो करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जीरो ऑर्डर से, क्योंकि जीरो ऑर्डर के जो ड्रग्स हैं वो क्या है लिमिटेड है, 5 to 10 ड्रग्स इसके अंदर में आते हैं। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। फिर आता है आपका एडवर्ड ड्रग रिएक्शन से, तो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था आपका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एडीआर, एडवर्ड ड्रग रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 जो आपका एडवर्ड ड्रग रिएक्शन है उनको क्या बोला जाता है, तो टाइप 1 रिएक्शन को बोला जाता है। ये क्यों होता है आपका आईजी एंटीबॉडी होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फर्स्ट एनाफाइलेटिक रिएक्शन के लिए। आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका आईजीई मेडिएटेड आपका एंटीबॉडी है।
जो आप अस्थमा के पेशेंट देखे हैं, तो अस्थमा के पेशेंट में मेनली उनको क्या होता है, उनको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर वो उनकी जो ब्रीथिंग रेट है वो अचानक से बढ़ जाते हैं। जैसे आपने अस्थमा के पेशेंट को देखा हुआ है, उनको सांस लेने में क्या है, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है यही आईजी एंटीबायोटिक। उनके बॉडी में ये एंटीबायोटिक जो है आईजी एंटीबॉडी, जो कि स्पेशली एलर्जिक के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी। तो आपको याद रखना है आईजीई। और उनके पेशेंट में बहुत ज़्यादा बॉडी सेंसिटिव होती है और किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर उनके बॉडी में आईजी एंटीबॉडी क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती हैं और ये मास्ट सेल के सरफेस पे क्या करके जाके बाइंड करती है और आपके हिस्टामिन को रिलीज कर देती है। इसके वजह से क्या होगा, उनको अस्थमा के अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आईजी मेडिएटेड है, तो आईजीई जो है वो आपका एडवर्ड ड्रग रिएक्शन स्पेशली एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी के लिए क्या है, एलर्जिक कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पर। तो देखिए इसका चार्ट को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए आपका हाइपर सेंसिटिविटी भी टू टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है आपका ह्यूमरल और सेकेंड आपका होता है सेल मेडिएटेड। एक हार्मोन रिलेटेड ह्यूमरल और एक आपका सेल रिलेटेड। यहाँ पर देखिए सेलुलर रिलेटेड मतलब आपका टिश्यू लेवल पे होगा और सिर्फ एक ही होता है, आपको ज्यादा उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। देखिए इसको याद रखने का कितना सिंपल तरीका है, ए बी सी और इसको डी मान के चलिए, ए बी सी डी। तो देखिए ये जो आपके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी। ए इंडिकेट क्या करता है, आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि मैक्सिमम टाइम्स आपसे पूछा जाता है, आपका आईजीई, जो कि एलर्जी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक लग गया, एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, कहने का मतलब है आपके बॉडी में आईजीई, इसी की वजह से आपको अस्थमेटिक अटैक आता है अचानक से। तो ये ए का हो गया। बी से देखिए ये आपका ब्लड का रिएक्शन है, ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन है और इसको याद रखने का तरीका होता है जीएम। क्या याद रखना है आपको, जीएम। जनरल में जो है जीएम करके याद रखना है। तो जीएम किस में रहेगा, आपका ब्लड में। जनरल मैनेजर जो भी है वो किस में रहते हैं, आपके ब्लड में। कुछ भी करके ट्रिक लगा के याद रखना है। जो बी से याद रखना है, बी में क्या होता है, जीएम होता है आपको। ये आपका एंटीबॉडी है। यदि ब्लड साइटोलाइटिक की बात करें, ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन किसके वजह से होगा, कौन से एंटीबॉडी की वजह से होगा, तो क्या रखना है आपको, आईजी और आईजीएम की वजह से होता है आपका। थर्ड आइए, थर्ड बी में भी जी होगा बट यहाँ पर एम नहीं होगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन होगा इसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन मेनली किससे होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो एक आर्थस रिएक्शन होगा जो कि आपका टाइप सी का ही है। आपका टाइप सी मतलब आपका टाइप 3 एंटी हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में आपका एक आर्थस रिएक्शन है। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाता है। ये टाइप सी एंटी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का ये प्रोडक्ट रिएक्शन है आपका, और एक कैसे राइज होता है आपका, आईजीई। तो इसको याद रखना है, जी से क्या होता है आपका आर्थस रिएक्शन, जो कि पूछा जाता है और जो कि कॉम्प्लेक्स से आपसे फॉर्म होता है। आपका ये रिएक्शन किससे फॉर्म होता है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन से होता है आपका आर्थस रिएक्शन। तो आर्थस रिएक्शन और कौन से एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका आईजीजी, इस तरीके से। और लास्ट बहुत ही सिंपल है, लास्ट आपका होता है डिले टाइप, मतलब ये बहुत ही स्लो मोशन में आपका ये हाइपरसेंसिटिव, ये इंस्टेंट दिखेगा आपको, एनाफाइलेटिक रिएक्शन आपको इंस्टेंट आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट ये है आपका डिले टाइप जो कि सेल मेडिएटेड होता है और इसका एग्जांपल होता है आपका टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। टी सेल बी सेल आपने जान रहे होंगे आपका, जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टी सेल है, तो टी सेल किससे रिलेटेड है, आपका डिले टाइप। तो इस तरीके और टी से याद रख सकते हैं, ये टिश्यू से रिलेटेड है आपका। तो ये क्या है, टिश्यू मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट, टी से टिश्यू रिलेटेड और टी से क्या हो जाएगा आपका, डी से क्या हो जाएगा, डिलेट टाइप्स। तो फिर से एक बार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहाँ पर डिस्कस करें आपका एडवर्ड ड्रग रिएक्शन। तो ए बी सी डी करके आपको याद रखना है। ए मतलब एनाफाइलेटिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, एक ही बार अटैक आएगा, जैसे अस्थमा का अटैक आता है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका आईजीई, जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड आपको याद रखना है, बी से ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन। तो ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका जीएम एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड एंटी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा, तो थर्ड में क्या होता है आपका आर्थस रिएक्शन, जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन से होगा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, जीएम से काट दो, क्या बचेगा आपका सिर्फ जी।
और लास्ट में आता है आपका टिश्यू रिलेटेड इम्यूनिटी। तो टिश्यू रिलेटेड से क्या हो जाएगा, डिले, डी से डिले, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टी सेल, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एंटीबॉडीज के लिए। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर टी हाफ आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द अमाउंट ऑफ ए ड्रग लेफ्ट, मतलब थर्ड टी हाफ होने के बाद कितना ड्रग बचता है आपकी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 12.5। तो देखते हैं टी हाफ क्या होता है आपका, 12.5 क्या है इसका आंसर है। तो देखते हैं किस तरह इसका आंसर हम 12.5 ही क्यों लिए। एक्सप्लेनेशन में आते हैं। सबसे पहले देखिए टी हाफ क्या होता है, नेम इंडिकेट कर रहा है आपका टी हाफ। टी हाफ, टी और हाफ, और हाफ को क्या बोल सकते हैं हम, 50% बोल सकते हैं, 50%। हाफ किसी को मतलब क्या होता है, 50%। कहने का मतलब है जब आपका प्लाज्मा कहने का मतलब जब आपके ब्लड में किसी भी ड्रग का 50% पार्ट इलिमिनेट हो जाता है और 50% पार्ट बच जाता है आपके ब्लड में, उन्हीं को उस कंडीशन, उस टाइम को क्या बोला जाता है आपका टी हाफ। मतलब 50% आपकी बॉडी से इलिमिनेट हो गया और 50% आपके ब्लड में है, उस टाइम को क्या बोला जाएंगे, कितने टाइम में 50% होगा आपका ड्रग्स, उसी को बोला जाता है आपका टी हाफ। डेफिनेशन की बात कीजिए, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द concentration amount of a drug in the body to be reduced by the one half is called half life। मतलब टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ ए ड्रग, कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ ए ड्रग टू द बॉडी टू बी रिड्यूस वन हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मतलब वन हाफ मतलब 50% होने के लिए किसी ड्रग को, किसी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में 50% उस पर्टिकुलर ड्रग को होने में जितना टाइम लग रिक्वायर्ड है उसको क्या बोला जाता है आपका हाफ लाइफ। देखिए एग्जांपल से समझिए, इट कैन बी वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, और यही डिसाइड करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसी ड्रग्स का। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टी हाफ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टी हाफ क्या इंडिकेट करता है आपको। तो टी हाफ से आपको क्या पता है, किसी पर्टिकुलर ड्रग का क्या पता चलता है आपको, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। किसी ड्रग को ओडी देना है, बीटी देना है, टीडीएस देना है या क्वार्टरली देना है, ये डिसाइड होता है उसके टी हाफ के बेस पे, क्योंकि टी हाफ से ही पता चलता है कि इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट डोज हम कितने पीस को दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका टी हाफ। डॉक्टर जो बोलते हैं ना कि आपको दिन में एक ही बार लेना है, इसको दिन में 2 बार लेना है, दिन में इसको 3 बार लेना है, तो ये जस्ट किसके बेस पे होता है, उसके टी हाफ पे। तो टी हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी पर्टिकुलर ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए, यदि मैं बात करूं फर्स्ट टी हाफ का, तो फर्स्ट टी हाफ में 50% ड्रग आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा और 50% ड्रग आपकी बॉडी में बचा रहेगा। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड टी हाफ में क्या होगा, 75% पोर्शन आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, 25% बचेगा। अब इस 25 का देखिए, फिर देखिए थर्ड में क्या होगा, 87.5% क्या हो जाएगा आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, और कितना बचा आपका 12.5। सबको मैं क्या कर रहा हूँ 100%, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100%, तो बस मैं 100% से ही कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 100 में 50% गया, कितना बचेगा 50, तो यहाँ पर होगा 50। सेकेंड में क्या हो गया 75% क्या हो गया आपका एलिमिनेट हो गया, तो कितना बचा 100 में 25% बचा हुआ है। फिर थर्ड देखिए 87.5% क्या हो गया आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो गया, तो अब कितना बचेगा आपका ब्लड में 12.5। अब फिर देखिए 93.75 ये परसेंट आपकी बॉडी से क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा आपका 3 ये आपका 3 नहीं होगा 6.2 होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा 6.2%, तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये आप होगा 6, क्योंकि 93 से आपका 6.2 करके बचेगा। ठीक है 6.2। अब यहाँ पर देखिए 96.8% यदि आपको एलिमिनेट कर दें तो कितना बचेगा 100 में 3.1। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, थर्ड पूछा गया था, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 12.5, क्योंकि टी हाफ मतलब 50% फ्रैक्शन से क्या करना है आपको, 50% चीजों को क्या करना है एलिमिनेट करना है। पहले 50% हुआ, कोई भी ड्रग पहले 100% था, अब 100% से कितना हुआ 50%, फिर इसका 50% निकालोगे तो कितना निकलेगा 25%, फिर 25 का 50% निकालोगे तो कितना, इसको आधा करते जाओ 12.5, और 12.5 का हाफ करोगे तो 6.25, और 6.25 का 50% करो, उसका हाफ करो, कितना मिलेगा आपका 3.1। तो बस 50%, क्योंकि टी हाफ इंडिकेट कर रहा है, टी हाफ मतलब 50%, ये चीज का आपको याद रखना है। 50% आपके ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा आपको बॉडी से, और उसके बेस पे ही हम डोज डिसाइड करते हैं।
किसी किसी पर्टिकुलर ड्रग का तो ये डे तक भी रहता है, डे तक रहेगा तो उसको 1 ही टाइम देंगे, तो 2 टाइम देंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं आपके जी प्रोटीन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिसेप्टर बेस पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एक्शन ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन, एक्शन ऑफ सल्फा सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन। जी प्रोटीन आपको पता है रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट में एनएचएल रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, इंजाइम रिलेटेड आपके रिसेप्टर्स होते हैं और आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। सपोज ये आपका क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ये आपका रिसेप्टर्स हैं और इस रिसेप्टर में क्या है आपका जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिसेप्टर के साथ क्या अटैच होता है आपका जी प्रोटीन। और इस जी प्रोटीन के भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं आपके, सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा करके इसके या डेल्टा करके इसके सब यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस अल्फा सब यूनिट जो जी प्रोटीन है उसका काम क्या है। तो इसका काम क्या है, तो इनका जो मेन काम है अल्फा सब यूनिट का ये है। अल्फा सब यूनिट का मेन काम क्या है, अल्फा सब यूनिट का ये कि ये आपके जीटीपी का ब्रेकडाउन को जीडीपी में करा देता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ द जीडीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट को फिर से किस में कन्वर्ट करता है, वो जीडीपी मतलब गुआनाइल ट्राइफॉस्फेट को किसमें, आपका गुआनाइल डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इस जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे इंटरनली पूछ देता है और क्वेश्चन किसका है आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर जो पाथवे है उनके बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रिसेप्टर के कॉन्सेप्ट में जब हम आपको रिसेप्टर बताएंगे तो वहां पर आपको डिटेल में इस चीजों को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका CYP। ये आपके CYP 3F4, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं 34 करके याद रखना है। जो साइटो ये आपका मेन क्या है, आपका मेटाबॉलिक एंजाइम है, मेटाबॉलिक एंजाइम। ये आपका मेन मेटाबॉलिक क्या है, एंजाइम है। और इसका में एक एंजाइम आता है, मेटाबॉलिक सिस्टम का पार्ट है मेटाबॉलिक एंजाइम का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है ये जो CYP 34, इसको कैसे याद रखोगे, 3IP 34 करके याद रखना है। ये मेन आपका क्या है, एक एंजाइम है, मेन एंजाइम है। इसके अंदर भी बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं, आपके देखेंगे आपके एंजाइम्स को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके मैक्सिमम ड्रग को मेटाबोलाइट कराने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको ऐसे याद रखना है, CYP 34 करके एंजाइम है आपका, ठीक है। और बट इसका डिफरेंट इसके एंजाइम होते हैं आपका P, इसी के अंदर में आता है आपका P, इसी का एक सब कैटेगरी है आपका P450 इसको 34 याद रखना और फिर इसी 4 से याद रखना 450 करके। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एंजाइम जो है ये आपका मेटाबॉलिक एंजाइम है जो कि मैक्सिमम ड्रग को मेटाबोलाइट कराने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 3 मतलब इसकी फैमिली को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी फैमिली को बता रहा है, ठीक है। और भी देखते हैं कि इनका मतलब क्या क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या, कौन सा डिजिट क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 3 को आपको याद रखना है, 3 जो होता है इसका 3 यहाँ पर इसकी फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, फैमिली इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका CYP जो लिखा हुआ था, तो और इसका जो मेन एंजाइम है वो आपका क्या है, 450 एंजाइम। तो CYP क्या होता है, सुपर जीन फैमिली। यहाँ पर ये आपका ए जो है यहाँ पर वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फैमिली। उसके बाद देखिए जो डी है इसको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका सब फैमिली। उसके सब जो होता है ना फैमिली के नीचे, जैसे आप हैं फिर उनके बच्चे रहते हैं कि नहीं, तो ये फैमिली होती है नहीं, वैसे उसकी फैमिली हो गई, फिर आप सब फैमिली। और यहाँ पर देखिए 6 जो होता है ये सब फैमिली है इसका, साइटोक्रोम 3F4 का क्या है, फैमिली इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 6 होगा आगे चल के ये आपका आइसो एंजाइम को इंडिकेट कर रहा है और ये आपका एलिलिक वेरिएंट को आपको इंडिकेट कर रहा है आपका SYT। ये आपका CYP 3F4 कैटेगरीज के ही क्या है, आपके फैमिलीज हैं और इनसे रिलेटेड क्या है आपका डिजीज टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इट फैसिलिटेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द स्ट्रक्चर जीनोबायोटिक्स का ये मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग मोर देन 50% ऑफ द क्लिनिकल ड्रग्स। मतलब मोर देन 50% आपको जो ड्रग्स हैं और स्पेशली बात करें जो जेनोबायोटिक्स हैं इनका ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैक्सिमम जितने भी ड्रग्स हम ले रहे हैं कंज्यूम करें उसमें 50% जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका P450 और ये वाला इसी के कैटेगरी इन्हीं का ये कैटेगरी इन्हीं के अंदर में आता है 450
450 एंजाइम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप यही क्वेश्चन को देता है 450 एंजाइम्स का रोल क्या है आपके बॉडी में। नेक्स्ट देखते हैं द कंपैरिजन बिटवीन बायोबिलिटीज बिटवीन द डोजेस फॉर्म। देखिए अब क्वेश्चन हम बायोफार्मास्यूटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोएबिलिटीज और बायोफार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका बायोफार्मास्यूटिक्स से। देखिए बायोबिलिटीज बिटवीन द टू डोजेस फॉर्म इज रिफर्ड, इनको क्या बोला जाता है, रिफर टू क्या बोलेंगे जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, जब हम टू ड्रग्स की बायोबिलिटीज को यदि कंपेयर कर रहे हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाता है, तो टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है आपका बायो इक्विवेलेंट। तो क्या बोलेंगे उसको, बायो इक्विवेलेंट। तो जहां पर भी आपके यदि टू ड्रग या टू डोजेस फॉर्म के बायोबिलिटीज के कंपैरिजन की बात किया जाए तो वहां पर इसको क्या बोलना है, इसको बायो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बायो इक्वी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बायो इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस की बात करते हैं, देखते हैं कि बायोबिलिटीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बायोबिलिटीज। यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आप देखिए, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आप देखिए बायोबिलिटीज। बायोबिलिटीज मतलब क्या होता है, रेट एंड एक्सटेंट, इट रेट एंड एक्सटेंट एट विच ड्रग्स इंटर्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कितना रेट और कितने टाइम, ये रेट और अमाउंट, कितना रेट, ये रेट मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम, एक्सटेंड मतलब होता है अमाउंट, कितने अमाउंट और किस टाइम पे आपका ड्रग आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, वो उसको क्या बोला जाता है बायोबिलिटीज। इट इज द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ड्रग्स या एक्टिव मॉलिक्यूल्स रीचेस टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कितने रेट से और कितने अमाउंट में आपका ड्रग्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ ए ड्रग और कितना रेट टाइम पे वो ड्रग्स आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन करने का मतलब आपके ब्लड में पहुंच रहा है, कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है आपका बायोएबिलिटीज। ये सपोज आपका क्या है, जीआईटी है, तो कितने टाइम में आपका जब ड्रग्स आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर कर रहा है और किस रेट से इंटर कर रहा है, इस चीज को क्या बोलते हैं, उस ड्रग की बायोएबिलिटीज। और याद रखना है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ड्रग को यदि हम ओरल रूट से लेंगे तो उसकी कभी भी 100% बायोबिलिटीज नहीं हो सकती है। बहुत सारे ड्रग्स क्या हो जाएंगे, उसके ड्रग से कुछ पार्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसकी बायोबिलिटीज कभी भी आपको ओरल रूट से 100% नहीं देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से रूट से आपको क्या 100% बायोबिलिटीज मिलती है, तो आप आंसर करेंगे आईवी, आईवी रूट के थ्रू, क्योंकि हम डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग को डायरेक्ट आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब आपके ब्लड में इंटर कराते हैं, तो आपका 100% बायोबिलिटीज आपको आईवी इंट्रावेनस रूट में देखने को मिलेगा। ओरली रूट में कभी भी आपको 100% रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट में पूछा जाता है कि कौन से रूट से आपका ड्रग्स जो है वो आपका 100% बायोबिलिटी शो करेगा, तो आंसर क्या करना है आपका आईवी। ओरल में कभी भी 100% पॉसिबल नहीं है, ओरल में बायोबिलिटी 60 to 70 80 ही % होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ परसेंट उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसकी बायोएबिलिटीज जो है। अब बात करते हैं हम लोग बायोइक्विवेलेंस। तो बायोइक्विवेलेंस कहने का मतलब है जब टू या मोर डोजेस फॉर्म रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एट द सेम, जब टू डोजेस फॉर्म, देखिए बायोइक्विवेलेंस नेम इंडिकेट कर रहा है, जब आपका टू डोजेस फॉर्म या आपका कोई टू प्रोडक्ट है वो आपके सेम एक्सटेंट और सेम रेट से क्या होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो एंटर कर रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे हम लोग बायो इक्विवेलेंस। और थेराप्यूटिक्स इक्विवेलेंस करने का मतलब क्या है, जब टू ड्रग्स का सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, सेम एक्सटेंट और अमाउंट में उनका क्या होगा, यहाँ पर देखिए द ड्रग टू या मोर ड्रग्स प्रोड्यूस कंटेंट द सेम थेराप्यूटिक्स आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जब किसी दो ड्रग्स का सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, सेम आपका एफिकेसी शो करते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस टर्मिनोलॉजी को आपका थेराप्यूटिक्स इक्विवेलेंस। तो बायोइक्विवेलेंस, बायोबिलिटीज और ये बायोफार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है जिसपे उसके किसी भी ड्रग्स का आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या करते हैं, किसी भी डोजेज फॉर्म का फिजिकल केमिकल्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और जितना भी हम जो अभी देख रहे थे ना फार्माकोकाइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये सब चीज़ों को हम बायोफार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में ही स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ड्रग बाइंडिंग टू द वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन। इससे पहले हमने एक बाइंडिंग ऑर्डर देखा हुआ था टिश्यू लेवल पे, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपका ड्रग बाइंडिंग टू द वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हम किसी ड्रग को लेते हैं तो आपका ड्रग्स आपके जब पूरे ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ब्लड के थ्रू,
तो आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, तो उनके साथ जाके क्या हो जाता है, आपका ड्रग जाके बाइंड कर लेता है। तो आपके ब्लड में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। तो सबसे पहले या कौन से आपका प्लाज्मा प्रोटीन पे जाके आपके ड्रग बाइंड होगी, तो उसी का ऑर्डर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या है कि जब हम आपका ड्रग लेते हैं, ड्रग लेने के बाद आपकी बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आपके ब्लड में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो उस प्लाज्मा प्रोटीन के में ब्लड जाके जो बाइंड होता है, तो उसके ऑर्डर को बताइए कि जो प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड होगा, तो सबसे ज्यादा पहले किस पे बाइंड होगा, किस पे ज्यादा एफिनिटी होगी इस ड्रग की, तो इसको अरेंज करना है यहाँ पर क्वेश्चन को। तो देखिए इसका आंसर आया आपका, पहले वो एल्ब्यूमिन पे होगा, और उसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स पे होगा। और एक चीज याद रखना है कि जो एल्ब्यूमिन पे जो मेनली एसिडिक ड्रग होंगे वो जाके ज्यादा बाइंड होते हैं, जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो बेसिक ड्रग होते हैं वो ज्यादा जाके इस पे बाइंड होते हैं, और जो आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं बहुत ज्यादा वो आपके लिपोप्रोटीन्स पे, और लास्ट में आपका ग्लोब्यूलिन। तो सबसे पहले याद रखना है 2A से स्टार्ट होता है एल्ब्यूमिन, और आपका A से अल्फा, तो ए वाले क्या है आपका स्टार्टिंग में है, और ग्लोब्यूलिन क्या है आपका सबसे लास्ट में है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ये आपको सीक्वेंस है कि प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहले ड्रग्स आपका एल्ब्यूमिन, उसके बाद अल्फा वाले में अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, फिर आपका लिपोप्रोटीन, फिर लास्ट में आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और ये सब क्या है आपका प्लाज्मा प्रोटीन है जिसपे जाके ड्रग आपका बाइंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। सेम है, देखिए द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या इंडिकेट करता है, डिग्री टू विच मेडिकेशन अटैच टू द प्रोटीन विथ इन द ब्लड, मतलब किसी ब्लड के अंदर कितने डिग्रीज पे आपका कोई भी मेडिकेशन अटैच होता है आपके प्लाज्मा के प्रोटीन्स पे, तो इसी को क्या बोलते हैं आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो यहाँ से तो, और ये इसका सीक्वेंस है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स का कि एल्ब्यूमिन में सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, फिर लिपोप्रोटीन, फिर इस पे आपका क्या होगा, अटैच होगा। तो ये क्या है आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से कितने डिग्री पे और जो मेडिकेशन अटैच होते हैं, इनका ये क्या है सीक्वेंस ऑर्डर। और देखिए जो कॉमन आपका ब्लड प्रोटीन है आपका क्या है आपका एल्ब्यूमिन, और उसी के साथ जाके बाइंड होता है आपका मैक्सिमम ड्रग्स। चलिए अब क्वेश्चन आपका आता है आपका, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टेटमेंट इक्वलिंग द ट्रू स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द इनवर्स एगोनिस्ट। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, इनसे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करते जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका इनवर्स एगोनिस्ट, नाम ही बता रहा है इनवर्स मतलब अपोजिट होता है। जहां पर भी देखिए इनवर्स एगोनिस्ट लिखा हुआ है, एगोनिस्ट करने का मतलब क्या है, जब ड्रग किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है तो उसमें उस ड्रग का क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होना चाहिए और एफिनिटी होगा, तब जाके पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके कोई ड्रग बाइंड होगा। तो उस कंडीशन को उसको क्या बोला जाता है आपका एगोनिस्ट। एगोनिस्ट होने के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए आपका क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, एफिनिटी होना चाहिए। यदि एफिनिटी 100% होगा और इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगा, तब पर्टिकुलर ड्रग या कोई भी लिगेंड जाके किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, और उसमें क्या देखने को मिलेगा आपका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्शन प्रोड्यूस होगा, तो इसको क्या बोलते हैं एगोनिस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इनवर्स एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट है मतलब एक्शन तो प्रोड्यूस करेगा ही, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है अपोजिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है जब ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ के जाके बाइंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा अपोजिट एक्शन आएगा, तो उसको इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ इनवर्स मतलब। चलिए इसका कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉन्सेप्ट। ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग से ये क्या है क्वेश्चन है आपका, एगोनिस्ट क्या करेगा जिसपे क्या एफिनिटी होगा किसी पर्टिकुलर ये रिसेप्टर के साथ जाके क्या होगा आपका बाइंड होगा, ये रिसेप्टर के साथ जाके क्या होगा बाइंड होगा, क्योंकि एगोनिस्ट क्या होता है एगोनिस्ट आर द ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर, और क्या प्रोड्यूस करेगा आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो भी उसके रिस्पॉन्स होगा उसको क्या करेगा वो प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल देखिए जैसे हीरोइन है, आपका मेथाडोन है, ये आपके किस पे रिएक्ट करेंगे आपका ऑक्सीकोडोन है, ये आपके ओपाइड रिसेप्टर के साथ जाके क्या करेंगे ऐड करेंगे। और ये क्या है आपके ओपाइड रिसेप्टर जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका कि जो आपके एनाल्जेसिक कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं लाइक आपका मॉर्फिन, कोडीन और आपका हीरोइंस है, तो इनके लिए जो एगोनिस्ट वाला रिसेप्टर कौन सा है, तो इनके लिए क्या है आपका ओपाइड रिसेप्टर। तो ओपाइड रिसेप्टर पे जाके क्या करते हैं ये आपके उसके साथ बाइंड करते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं, तो ये क्या है एगोनिस्ट है। तो एगोनिस्ट क्या करेंगे रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेंगे
और आपका क्या करेंगे, आपका रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मॉर्फिन का क्या है, पेन किलर है, तो उसका क्या देखने को मिलेगा, आपका इफेक्ट पेन को रिड्यूस करेगा जब वो पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ कब जाके बाइंड होगा। एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, तो एंटागोनिस्ट मतलब जो कि एक्शन को क्या करे, अपोज करे, उसके जस्ट अपोजिट आपको एक्शन को देखिए, ये अपोजिट टू द एंटागोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट का जो वर्क है, जैसे हिस्टामिन एक्सेस अमाउंट में यदि हिस्टामिन लेने से क्या होगा, आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा, तो हम क्या ड्रग यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक। तो एंटी हिस्टामिनिक क्या करता है, हिस्टामिन के एक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सेम चीज है, स्टॉप द रिसेप्टर फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग द डिजायर रिस्पॉन्स, मतलब उसके रिस्पॉन्स को क्या है, वो आप प्रोड्यूस होने नहीं देता है, उसके स्टॉप को ही क्या, आप एक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इसको क्या बोला जाता है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट दैट मीन्स जैसे हिस्टामिन क्या हो गया आपका एगोनिस्ट, और एंटी हिस्टामिनिक मतलब जो हिस्टामिन के एक्शन को क्या करे, प्रिवेंट करे, उसके एक्शन को, एक्टिविटी को रोके, ठीक है, जो उसके एक्शन को क्या करे, अपोज करे, तो उसको क्या बोला जाता है, एंटी हिस्टामिनिक। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि यदि कोई एगोनिस्ट किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है तो वो अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, बट यदि कोई एंटागोनिस्ट उस पे जाके बाइंड कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपका रिस्पॉन्स को स्टॉप कर देगा, स्टॉप द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। पार्शियल एंटागोनिस्ट, पार्शियल मतलब क्या होगा, आपका ओनली पार्शियली इफिकेसी होगा इस ड्रग का, ये जाके एक्ट करेगा रिसेप्टर के साथ और आपको पार्शियली इफेक्ट देखने को मिलेगा। 50% इफेक्ट आपको 100% इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको 50% इफेक्ट देखने को मिलेगा, पार्शियल इफेक्ट देखने को मिलेगा। लाइक जैसे ब्यूप्रीनॉर्फिन और आपका ट्रामाडोल है, ये जो ड्रग्स हैं, यदि ये आप ओपाइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं तो ये फुली एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं देते हैं, पार्शियली ये क्या करते हैं, आपका एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करते हैं। तो किसके एग्जांपल है आपका, पार्शियल एंटागोनिस्ट का। इनवर्स एगोनिस्ट मतलब है सेम, इनवर्स मतलब ये एगोनिस्ट है, मतलब ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो शो करेंगे, बट इनवर्सली ये क्या करेंगे, आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे। देखिए जैसे इसका एग्जांपल होता है बेंजापिन, अपोजिट टू द एंटागोनिस्ट, अपोजिट टू द एंटागोनिस्ट। जैसे ये आपका +1, आपका यदि मैं डिजिट में बात करूं, यदि ये +1, यदि कोई एगोनिस्ट आपका +1 ये क्या कर रहा है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये इनवर्सली अपोजिट आपका -1 क्या करेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। यदि मैं बात करूं इनवर्स एंटागोनिस्ट का, ठीक है, और यदि मैं बात करूं एंटागोनिस्ट का, तो एंटागोनिस्ट का इफेक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसमें 0, एगोनिस्ट में +1 और एंटागोनिस्ट में, और आपका जो इनवर्स एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा आपका -1। और आप बोलोगे ये फिर ये पार्शियल किस में आएगा, तो पार्शियल इसके बीच में आ जाएगा, +1 से -1 के बीच में आ जाएगा आपका पार्शियल एगोनिस्ट का क्या है। यदि इसको मैं डिजिट फॉर्म में इसकी एक्टिविटी को मैं रिप्रेजेंट करूं, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनवर्स मतलब उसका इफेक्ट तो आएगा बट वो निगेटिव आएगा, निगेटिव का नहीं मतलब नेगेटिव में रहेगा, और यदि एगोनिस्ट होगा तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव में आएगा, एंटागोनिस्ट होगा तो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, स्टॉप कर देगा उसका एक्टिविटी को, और पार्शियल यदि बोलूं तो ये इन दोनों के बीच में रहेगा। और एक होता है आपका न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, मतलब पूरा ब्लॉक करेगा एक्टिविटी को, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नो एक्टिविटी, इसमें कोई भी एक्टिव, न्यूट्रल है, न्यूट्रल करने का मतलब है एब्सेंस है, कोई भी एक्टिविटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्लिनिकल ट्रायल, जो आपको यहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। क्लिनिकल ट्रायल मतलब जितना भी टॉपिक्स हैं बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक है और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल से क्वेश्चन पूछा गया है कि फेज टू क्लिनिकल ट्रायल्स को और क्या बोलते हैं, तो फेज टू क्लिनिकल ट्रायल को हम क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक्स एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। और फेज 4 भी पूछे जाते हैं, यहीं पर क्वेश्चन रहता है कि फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज आल्सो नोन है, तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ये किसको बोलते हैं, आपका क्लिनिकल ट्रायल का फेज 4। फेज 4 को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट मार्केटिंग। जब आपका मार्केट में चला जाता है आपका मेडिसिन और वहां पर उसको जब सर्वे किया जाता है तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में कैटेगरी में आता है आपका फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग उसका डोजेस, उसका थेराप्यूटिक्स एक्टिविटी, सेफ्टी वगैरह को हम क्या करते हैं, उसका डोज वगैरह को क्या करते हैं हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो आपका ये सेकंड वाला, थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए थोड़ा सा क्लिनिकल ट्रायल के बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए डिफरेंट फेज होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल क्या है, व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल, जब हम किसी पर्टिकुलर ड्रग का, न्यू मेडिकेशन का इफेक्ट को
हम किसी ह्यूमन वॉलंटियर्स पे क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। एक आपको होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल और एक होता है आपका क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है जब आप कोई न्यू मेडिसिन डिस्कवर कर रहे हैं और उसकी टेस्टिंग को जब आप किसी एनिमल्स बींग पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एनिमल्स बींग जैसे रेट हो गया, माइस हो गया, ठीक है, मतलब किसी एनिमल्स बींग पे आप स्टडी करें तो उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। और एक बार प्री क्लिनिकल ट्रायल किसी ड्रग्स का, पर्टिकुलर ड्रग्स को हो जाता है, फिर उसका हम किस में आते हैं, फर्दर क्लिनिकल ट्रायल में उसका देखा जाता है। तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट को आप किसी ह्यूमन वॉलंटियर पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और इसमें बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम किसी पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट को चेक करते हैं। तो इसका भी क्या किया गया, 4 फेज में इसका टेस्टिंग किया जाता है। जो फर्स्ट फेज होता है, तो फर्स्ट फेज में हम 100 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मिनिमम 20 और मैक्सिमम आप 100 पेशेंट ही ले सकते हैं, पेशेंट या ह्यूमन वॉलंटियर ही आप ले सकते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, सेफ्टी, किसी ड्रग आपके बॉडी के सेफ है कि नहीं, ये चीज़ देखेंगे। और उसके टॉलरेबिलिटी, मतलब कितने डोज पे वो टॉलरेट कर सकती है उसकी बॉडी, तो इसके टॉलरेबिलिटी, टॉलरेंस चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर ड्रग का, कितने डोज पे पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, इसके बियॉन्ड पे जाने पे क्या प्रॉब्लम होगा। और उसके सेफ्टी प्रोफाइल्स को हम क्या करते हैं, आपका डिसाइड करते हैं आपका फेज 1 पे, जो कि सेफ्टी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर ड्रग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सेफ्टी। और यदि देखा जाए कि जो सेफ है, फिर जाके उसका क्या डिसाइड करेंगे हम लोग, फार्माकोलॉजिकल, उसका एफिकेसी देखेंगे और उसका डोज डिसाइड करेंगे। सबसे पहला चीज सेफ्टी, आपकी बॉडी के लिए सेफ है, टॉलरेट कर सकती है आपकी बॉडी। सेकेंड फेज में आएंगे, डोज डिसाइड करेंगे कि किस डोज पे हम इसको ले सकते हैं, और उसका एफिकेसी चेक करेंगे कि एफिकेसी दैट मीन्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स, कि उसका कितना रिस्पॉन्स है, और उसमें डोज रेंजिंग कि किस रेंज पे हम उसको ले सकते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग को। तो सेकंड में क्या देखते हैं हम लोग, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन मतलब उसका सेफ्टी होने के बाद उसको चेक करते हैं कितना थेराप्यूटिक डोज है, इसका मैक्सिमम इफेक्ट कितना हो सकता है, और इसमें क्या देखते हैं, उसका डोज को डिसाइड करते हैं कि कौन सा डोज पे इसका मैक्सिमम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, 150 से लेकर 150 तक का क्या ले सकते हैं, पेशेंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। यहाँ पर देखिए कोई भी ब्लाइंड नहीं होता है, बट यहाँ पर सिंगल ब्लाइंडेड एंड कंट्रोल को हम यूज कर सकते हैं। ब्लाइंड करने का मतलब है पेशेंट को पता नहीं रखता कि उनको कौन सा मेडिकेशन दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लाइंडेड स्टडी, कि पेशेंट को पता ही नहीं चलने देते कि आपके कौन सा मेडिकेशन आपको दे रहे हैं। तो और एक प्लेसिबो होता है। तो जब आप क्लिनिकल ट्रायल देखेंगे तो आप उसको डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर थेराप्यूटिक्स कन्फर्मेशन एंड कंपैरिजन, यहाँ पर लगभग हम लोग 5000 पेशेंट को लेते हैं। और यहीं पर आप एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो जेरेट्रिक पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, जो एल्डर पेशेंट होते हैं, जो 50-60 प्लस के जो पेशेंट होते हैं, 60 प्लस वाले पेशेंट होते हैं, उनमें कौन से आपके क्लिनिकल ट्रायल फेज में उनको एज अ वॉलंटियर उनको यूज़ किया जाता है। तो आप याद रखना है, या जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनमें कौन से में यूज उनको अप्लाई किया जाता है उनके लिए, फेज 3 पे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम पे कि जेरेटिक पेशेंट या और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको फेज 3 पे ही ट्रायल में उनके लिए यूज किया जाता है उनको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डबल ब्लाइंडेड भी होता है। डबल ब्लाइंड करने का मतलब है जो देने वाला है ड्रग और जो पेशेंट है दोनों को नहीं पता कि कौन सा मेडिकेशन चल रहा है, तो इसको बोला जाता है डबल ब्लाइंडेड। सिंगल ब्लाइंडेड में क्या होता है, जो देने वाले को तो पता रहता है, जो भी नर्स वगैरह है जो किसी पेशेंट को दे रही है तो उनको तो पता रहता है कि कौन सा मेडिकेशन उस पेशेंट का दे रहे हो, लेकिन उस नर्स को पता रहेगा जो आपको मेडिकेशन दे, पेशेंट को पता नहीं होगा। इसको बोला जाता है सिंगल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंडेड मतलब दोनों को ही नहीं पता रहता कि कौन सा मेडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। हायर अथॉरिटी को ही पता रहता है इसके बारे में। फिर और लास्ट में देखते हैं आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ये लार्ज अमाउंट ऑफ द पेशेंट में इसको अप्लाई किया जाता है और ये आपका और लॉन्ग टर्म में इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को आपने देखा होगा पर्टिकुलर बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो आपके लॉन्ग टाइम के बाद उनका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, बाद में उसको मार्केट से क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का ही पार्ट है। मार्केट में लॉन्च होने के बाद भी आपका जो ड्रग्स है उसकी एफिकेसी को मॉनिटरिंग किया जाता है, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटरिंग किए जाते हैं। और जैसे आपने थैलिडोमाइड केस देखा ही होगा, थैलिडोमाइड जो है ड्रग्स वो बहुत ब्यूटीफुल आप बोल सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स था। बट बाद में देखा गया कि ड्रग को यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनमें जो लिम्फ है बच्चे का वो क्या है, फीटस एबनॉर्मलिटीज की प्रॉब्लम आ रही थी। बाद में उस ड्रग को क्या कर लिया गया, विड्रॉल कर लिया गया। मतलब ये कब पॉसिबल, तो ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स चलती रहती हैं आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। और देखिए इसका मेन मोटो क्या होता है आपका,
टू नो द लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। स्पेशली चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी के केस में इसको टेस्ट किया जाता है कि उनके लिए ये सुटेबल है कि नहीं ये ड्रग्स जो है। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हम आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द कोडीन। इससे पहले हमने आपको बताया हुआ था प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट्स आपका कोडीन। तो यहाँ पर देखिए ये होगा, इसका होगा आपका मॉर्फिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन से क्या होता है आपका कोडीन। यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने देखा हुआ था प्रोड्रग से क्या देखा हुआ था हमने, उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम आपका एक्टिव ड्रग्स से उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स, मतलब ये भी जो ड्रग्स हम ले रहे हैं इनिशियल स्टेट पे ये भी आपका क्या है एक्टिव फॉर्म में है, और इसका जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो मेटाबोलाइट्स बनेगा वो भी क्या है आपका एक्टिव फॉर्म में है। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, देखिए एमिट्रिप्टिन जो कि आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो आपका नॉरट्रिप्टिन में कन्वर्ट होता है, ये भी एक्टिव ड्रग्स है और ये भी एक्टिव ड्रग्स है। लास्ट में देखिए यहाँ पर एमी था और यहाँ पर क्या है नॉर, नॉर बस सामने में लगा दिए। कोडिन का क्या होगा मॉर्फिन, कोडिन भी इफेक्टिव है और आपका मॉर्फिन भी है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है दोनों में। डाइजेपाम, ऑक्सीजेपाम, डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन का क्या होता है डिजॉक्सिन। इमिप्रामिन ये भी आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, तो यहाँ पर डिस, इमिप्रामिन के सामने में डिस लगा दो, वो क्या बन जाएगा इसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स। फिनासिटिन, फिनासिटिन का पैरासीटामोल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनासिटिन का जो इसका ये तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है, तो इसका जो मेन ड्रग्स क्या है आपका, तो फिनासिटिन है। प्राइमिडोन का क्या हो जाएगा फिनोबार्बिटोन, तो फिनोडार्बिटोन का जो एक्टिव ड्रग्स क्या है तो आप प्रीमिडोन। स्पाइरानोलैक्टोन का क्या कैनरिनोन। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्पाइरानोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। स्पाइरानोलैक्टोन का क्या है आपका कैनरिनोन, तो इसको आप स्पेशली मार्क करना। ओलोपिरिनॉल का आपका ओलोक्सेन। मॉर्फिन का 6 ग्लूकोरोनाइड होता है आपका, और आपका प्रोकेनामाइड्स, प्रोकेनामाइड्स का एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड्स, और आपका सिफो और आपका सिफालोस्पोरिन का आपका डिस एसिटाइल सेफोटैक्सिम। तो यहाँ पर इसको पैरासीटामोल को आपको स्पेशली याद रखना है। ऑलोपिरेनॉस का पूछा जाता है, मॉर्फिन का तो नेम इंडिकेट कर रहा है आपको बना लेंगे। स्पाइरानोलैक्टोन का जो कैनरिनोन वो आपका मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो फर्स्ट होता है आपका मेंटेनेंस डोज, एक होता है आपका मेंटेनेंस डोज और ये होता है आपका लोडिंग डोज। तो याद रखना है आपका जो मेंटेनेंस डोज है जो कि आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को लेवल को मेंटेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपका टोटल बॉडी क्लियरेंस पे, ये क्या करेगा डिपेंड करेगा। मेंटेनेंस डोज क्लियरेंस पे डिपेंड करेगा। एक और डोज पूछा जाता है आपसे लोडिंग डोज, और लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करेगा तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो दो चीज आपको याद रखना है, एक होता है मेंटेनेंस डोज और एक होता है लोडिंग डोज। तो जो लोडिंग डोज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन है कि लोडिंग डोज रेट ऑफ द ड्रग्स डिपेंड अपॉन, तो लोडिंग डोज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और जबकि मेंटेनेंस डोज आपका क्लियरेंस पे ये क्या करेगा डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि लोडिंग डोज और आपका मेंटेनेंस डोज क्या होता है। देखिए मेंटेनेंस डोज क्या होता है, मेंटेनेंस डोज इज मेंटेनेंस रेट ड्रग एडमिशन इक्वल टू द एलिमिनेशन एट द स्टडी स्टेट। मतलब फर्स्ट हम और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा हुआ कि इसको आफ्टर लोडिंग डोज हम क्या करते हैं यूज करते हैं। इनिशियली में हम थोड़ा किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का स्पेशली आईवी रूट से उसका हायर अमाउंट में थोड़ा सा अमाउंट को एक्सेस अमाउंट में हम क्या करते हैं आपके ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। थोड़ा इसका स्टार्टिंग डोज थोड़ा सा हाई रहता है टू गेट डिजायर इफेक्ट। अपने को जल्दी से किसी ड्रग का इफेक्ट, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में आप लोगे तो आप उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या करना है आपको जल्दी से इफेक्ट आपको ऑब्टेन करना है। तो आप इनिशियली लेवल पे क्या करते हैं आप थोड़ा सा डोज को इंक्रीज करके आप क्या करेंगे आईवी रूट से, आईवी बोलस के रूट से किसी पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करेंगे आप उनको इंजेक्ट करेंगे। तो इस डोज को क्या बोला जाता है लोडिंग डोज, ताकि आपको जल्दी से क्या मिले फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिले। और एक बार जब आपका रिस्पांस आपको मिल गया तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज होता है टू इक्वल टू द एलिमिनेट, और मेंटेनेंस डोज क्यों करते हैं टू कीप द डिजायर स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन इन द टिश्यू। टिश्यू मतलब आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर ड्रग कंसंट्रेशन को लेवल को मेंटेन करने के लिए, स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए हम मेंटेनेंस डोज यूज करते हैं। और ये डिपेंड करता है हम कितना मेंटेनेंस डोज यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा एलिमिनेशन पे, और लोडिंग डोज डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इट। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं एनाफाइलेटिक
रिएक्शन, मैंने अभी आपको चार्ट बताया हुआ था, उस चार्ट में आप डायरेक्ट इसको कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ए से आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, टाइप वन को क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट है इथिकल क्लियरेंस इज डज नॉट रिक्वायर इन। तो इथिकल क्लियरेंस आपको फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ क्लिनिकल ट्रायल है, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती, इथिकल क्लियरेंस। इससे पहले जब आप किसी ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल में फेज 1 फेज 2 या फेज 3 में जब उनका स्टडी कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट लेवल पे आपको इथिकल क्लियरेंस आपको देना पड़ता है। आपको जो भी अथॉरिटीज होती है, जो भी आपकी बॉडीज होती हैं, रेगुलेटरी बॉडी होती है, उनके सामने आपको, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी प्रोफाइल्स, जैसे आप फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल है तो एनडीए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, फिर आईएनडी आपका इन्वेस्टिगेशनल एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ता है। बट जब आपका मेडिकेशन, और ये इंपॉर्टेंस भी है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, आपको इथिकल ह्यूमन इथिकल कमेटी के सामने आपको क्या करना है, अपना प्रपोजल या अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, क्योंकि आप किसी एनिमल, आप किसी क्लिनिकल ट्रायल में आप किसी ह्यूमन बीइंग पे क्या कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इथिकल क्लियरेंस होना फॉर सेफ्टी और एंड फॉर राइट ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट, उस पेशेंट के राइट्स के लिए और उसके सेफ्टी के लिए आपको इथिकल क्लियरेंस होना बहुत ही जारी है किसी भी लेवल पे, चाहे फेज 1 लेवल को, फेज 2 और फेज 3 पे है। बट फेज 4 पे किसी प्रकार का क्लियरेंस, इथिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फेज 4 पे ऑलरेडी आपका ड्रग्स मार्केट में क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, फेज 4 में आपको किसी प्रकार का भी क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, phase is the not required in the phase 4 clinical trial because drug is the widely populated, मतलब पॉपुलेशन, क्योंकि ये पॉपुलेशन में ऑलरेडी क्या हो चुका है, आपका मार्केट में चला चुका है, आपका ड्रग्स होता है। और एक क्लियरेंस क्यों जरूरत है, आपका एंटीसिपेटेड प्रॉब्लम एंड द रिस्क का चेंजेस टू द रिसर्च प्लान फॉर्म, ताकि किसी पेशेंट के साथ कोई भी एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसका आपका रिपोर्ट एनिमल इथिकल कमेटी को मिल जाए। तो इसका पर्पस यही रहता है, और एक साइंटिफिक वे होता है आपका रिसर्च करने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं हम। देखिए क्या है, मेजॉरिटी ऑफ ए ड्रग पासेस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरीली बाय। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम, जो आपके मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं, वो आपके कौन से डिफ्यूजन के थ्रू आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब आपके सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके आपके बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है उनका। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा आपका। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन इसका क्या है, राइट आंसर है। और भी डिफ्यूजन देखेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पैसिव डिफ्यूजन। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे देखते हैं कि इसका ऑप्शन हमने पैसिव डिफ्यूजन को लिया, और बाकी जो आपका जो दिया गया है ऑप्शन, इनका मतलब क्या होता है, इस क्या रोल है इनका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में। तो देखते हैं हम आपका। देखिए ये आपका, देखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है, ये आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है, ये मोस्ट कॉमनली है। मैक्सिमम ड्रग्स आपके पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होते हैं, आपके बॉडी में, आपके बॉडी से क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से आपकी बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और इस कौन से प्रिंसिपल पर एक आपका वर्क करता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और सबसे एडवांटेज ये है इस पाथवे का पैसिव डिफ्यूजन में कि यहाँ पर किसी भी प्रकार को आपकी कैरियर ना तो और आपको एनर्जी एटीपी की आपको नीड नहीं होती है इस तरीके से डिफ्यूजन में। और डिफ्यूजन किस वे में होगा, कौन से प्रिंसिपल में होगा, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड यहाँ पर क्या होता है, आपका सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है आपका। यहाँ पर देखिए इसका बारे में कि जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है वो आपका मोस्ट कॉमन मेथड है। तो क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, किसी भी ड्रग्स के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए सबसे मोस्ट कॉमन मेथड आपका क्या है, आपका पैसिव डिफ्यूजन। कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयंस हैं या कोई भी आपके लिगेंड्स हैं, इनको क्रॉस करने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या है, आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है। और एक किस पे होता है, आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आप देख सकते हैं वाटर की फ्लो, जहां वाटर क्या होता है, आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है, सेम चीज आपका मॉलिक्यूल पैसिव डिफ्यूजन में होगा। और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यदि कोई चीज जा रही है, तो सबसे एडवांटेज ये चीज है कि वो ऑटोमेटिक होगा इस प्रोसेस जो है, और इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ये तो नेचुरल लॉ है आपका।
कि हायर से कोई भी चीज़ें आपके हायर से लोअर में जाएगी, कहीं पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और कहीं पर आपका कंसंट्रेशन कम है, तो जो हायर कंसंट्रेशन से जो भी चीज़ें होंगी वो आपके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा उनका। तो आपका पैसिव डिफ्यूजन सेम प्रिंसिपल पर एक्ट करता है। और यहाँ पर देखिए विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल, यहाँ पर आपकी सेल्स में किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है, और ना तो कोई कैरियर मॉलिक्यूल्स की आपकी जरूरत है, बिल्कुल इजीली प्रोसेस है। सेकंड चीज देखते हैं हम आपका, यहाँ एक और क्वेश्चन था, एक कैरियर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको सेकेंड एक आता है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कहने का मतलब है ये इसमें क्या चाहिए, आपको एनर्जी की नीड होगी। जहां पर भी आपको एक्टिव वर्ड आए तो एक्टिव वर्ड से समझ लेना कि वहां पर क्या है, एटीपी की नीड होगी और वहां पर आपको एक कैरियर की नीड होगी। जैसे सम जो ड्रग्स हैं वो आपके एक्टिव के थ्रू क्या होते हैं, आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका पैसिव डिफ्यूजन, जो कि मोस्ट कॉमन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पैसिव डिफ्यूजन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें ना एनर्जी चाहिए आपको और ना ही आपका कैरियर। और देखिए आपका जो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो आपके क्विकली बहुत जल्दी क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपके जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स किसका बना होता है, आपका लिपिड बाई लेयर से बना होता है। तो इसका भी नेचर क्या होता है, आपका लिपिड नेचर का ही है। और ये भी यदि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगा तो आपका सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होगी, इनहांस हो जाएंगी, लिपिड लविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो इजीली आपका इससे क्या हो जाएगा, आपका सेल मेम्ब्रेन से वो क्रॉस कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर देखिए, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में हमने कर लिया है, तो चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ट्रू अबाउट द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और जहां पर भी देखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या होगा, आपका कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ए ड्रग इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को मैंने डेफिनेशन क्या बताया था, कांस्टेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कांस्टेंट फ्रैक्शन यदि दिख रहा है तो कहने का मतलब स्टेटमेंट किसके लिए दिया हुआ है, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रग इज द इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। तो मैंने बताया था जहां पर भी आपको फ्रैक्शन वर्ड दिखा मतलब वो क्या है, आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डेफिनेशन है। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए डिपेंडिंग ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो ये भी आंसर यहाँ नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये भी क्या है, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ था आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड नहीं करता है। वही चीज इसमें बताया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिपेंड करता है बट आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड चीज देखिए, रेट ऑफ द इलिमिनेशन इज द कांस्टेंट। ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सही है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका जो इलिमिनेशन रेट होगा क्या होगा, आपका रेट ऑफ इलिमिनेशन आपका कांस्टेंट होगा। और हाफ लाइफ वहां पर कांस्टेंट नहीं था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका रेट ऑफ इलिमिनेशन इज द कांस्टेंट। तो इसके लिए आपका ट्रू स्टेटमेंट क्या है, आपका सी इसका ट्रू स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए टी हाफ और प्लाज्मा टी हाफ क्या इंडिकेट करता है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम टी हाफ के बारे में आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। तो इसको देखिए टी हाफ आपका क्या इंडिकेट करता है, आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ए ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बताता है। और टी हाफ के बेस पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमको इस मेडिसिन कोई सी भी मेडिकेशन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिसाइड होता है कि इसको दिन में एक बार लेना है, इसको ओडी लेना है कि बीडी लेना है कि टीडीएस लेना है, दिन में 3 बार लेना है कि आपका क्वार्टरली लेना है या आप उसको वीक में लेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपका टी हाफ पे। यदि इसका शॉर्ट टी हाफ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी लेंगे, उसको 2 बार लेंगे 3 बार लेंगे। और यदि उसका टी हाफ यदि हायर है किसी ड्रग्स का टी हाफ, तो हम क्या करेंगे, उसका वंस टाइम लेंगे या किसी वीक में 2 से 3 बार ही इसको यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है उसके टी हाफ पर, और टी हाफ का इंडिकेट करता है उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे। इसी के बेस पे हम उसका डोज डिसाइड करेंगे किसी भी ड्रग्स का। चलिए देखते हैं, जैसे टी हाफ की बात करते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर ड्रग है उनका टी हाफ देखिए। एस्प्रिन का टी हाफ कितना होता है, आपका 4 आवर्स, 4 आवर्स होगा एस्प्रिन का। और सब देखिए डिजॉक्सिन का देखिए 14 आवर्स, मतलब आपका 24 आवर्स, मतलब एक दिन से वन डे में कितना होता है आपका 24 आवर्स। और यहाँ पर कितना है आपका 40 आवर्स, मतलब आपका 1.5 डे लगभग मान के चलिए। आपका 14 आवर्स का आपका डिजॉक्सिन का आपका क्या होगा, टी हाफ। और टी हाफ करने का मतलब होता है 50% ड्रग क्या होगा, आपका बॉडी से एलिमिनेट होगा और 50% आपका रिमेनिंग आपके ब्लड में रहेगा। टी हाफ का मतलब ये होता है कि
टी हाफ इज द टाइम ड्यूरेशन, इट इज द पीरियड that means 50% of a drug absorbed from the body, 50% of drugs eliminated from your bodies, मतलब 50% आपका बॉडी इलिमिनेट हो जाएगा और 50% आपका ब्लड में बचा रहेगा। तो देखिए आपका डिजॉक्सिन की ड्यूरेशन कितना होता है 14 आवर्स। तो आप इसको क्या करेंगे, 1 से 2 दिन के बाद ही इसकी सेकेंड डोज को लिया जाता है डिजॉक्सिन को, क्योंकि बहुत इसकी पोटेंसी हाई होती है। उसके बाद देखिए डिजिटॉक्सिन का, और देखिए 1 वीक तक होता है डिजॉक्सिन का। डिजिटॉक्सिन का देखिए इफेक्ट कितना होता है आपका, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होगा आपका 7 डे तक होगा आपका। फिनोबार्बिटोल का देखिए 19 आवर्स तक रहेगा आपका। इसका सोच सकते कितना दिन रहेगा आपका, आपका 3 मतलब 3 डे से ऊपर इसका क्या है आपका फिनोबार्बिटोल का आपका टी हाफ है। ग्रेसियोफुलविन का 1 डे है, और असाइक्लोविर का आपका 3 आवर्स है, शॉर्ट है। कैप्टोप्रिल का शॉर्ट है 2 आवर्स है। सेट्रिजिन का 10 आवर्स है। और आपका ये पेनिसिलिन का कितना है आपका, बहुत ही शॉर्ट है पेनिसिलिन जी का, आपका ओनली 30 मिनट्स है। तो ये सब क्या डिसाइड करते हैं, इसके बेस पे हम क्या डिसाइड करते हैं, उसके डोज को हम डिसाइड करते हैं, और क्या इंडिकेट करते हैं आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू रिड्यूस इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब जो ओरिजिनल वैल्यू सपोज आपने 100 mg लिया हुआ है, तो वो आपका 50% का 50 mg जब आपके बॉडी में बचा होगा, और जितने टाइम वो 50 mg आपकी बॉडी में बचा होगा आपके प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे, उसका कंसंट्रेशन होगा 50%, उस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं आपका टी हाफ, 50% को बोला जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है जो कि पूछा जा सकता है आपसे, 0.693 इंटू वीडी। वीडी मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई आपका क्लियरेंस। सी मतलब क्या होता है आपका क्लियरेंस। ये फार्मूला आपको याद रखना है, टी हाफ किसी भी ड्रग का टी हाफ निकालने के लिए उसका हमको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, उस ड्रग का बॉडी में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और उस ड्रग का क्लियरेंस क्या है, इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका टी हाफ निकाल सकते हैं। और ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है अपना, 0.693, बहुत ही सिंपल है। 6 के बाद 9, 9 के बाद 3, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, या इस तरीके से याद रख सकते हैं। 6 3 का डबल कर दीजिए, 3 का डबल करेंगे तो कितना 6, इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, या 693 करके डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। सेम चीज़ है आपका, हमने डिस्कस किया हुआ है इफिकेसी ऑफ ए ड्रग मीन्स, एफिकेसी वर्ड यहाँ पर भी देखा, आपको क्या देखना है, आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स टर्म देखना है। जहां पर फिर मैक्सिमम रिस्पॉन्स टर्म देखने को मिलेगा, या मैक्सिमम रिस्पॉन्स या मैक्सिमम एक्शन, तो समझ लेना वो क्या है आपका इफिकेसी का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एफिकेसी मतलब क्या, एफिकेसी ऑफ ए ड्रग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, गलत है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मैक्सिमम क्या होता है रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख गया आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स, और जहां पर भी आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स टर्म दिखे समझ लेना वो एफिकेसी की बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। और ये किसका डेफिनेशन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ ड्रग टू बी एब्जॉर्बेड। तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि ये 50% वाला तो टी हाफ से रिलेटेड है समझ लीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स जहां भी दिखे डायरेक्ट क्लिक कर देना है, ये आपका इफिकेसी की बात कर रहा है आपका। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द हाफ लाइफ एक्सेप्ट। तो ये जितने भी फैक्टर्स आपको 4 फैक्टर्स हैं, इनमें 3 फैक्टर ऐसे हैं जो डिपेंड करता है किस पे, आपके हाफ लाइफ पे, और 1 फैक्टर है जो कि डिपेंड नहीं करता। जो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी 3 स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, आपके करेक्ट होंगे। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द प्लाज्मा, बिल्कुल इस पे क्या करेगा, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द प्लाज्मा, इस पे तो बिल्कुल डिसाइड करेगा आप। द टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये चीज याद रखना है आपका। जो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, क्या होता है आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में, आपको याद है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और आपका एक्सक्रेशन या इलिमिनेशन बोल सकते हैं। तो इस 4 में जो फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, तो याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं करता है आपका हाफ लाइफ, क्योंकि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होगा आपका हाफ लाइफ आपको पता चलेगा। क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखिए, एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड आपका, एब्जॉर्प्शन के बाद आपका ड्रग कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में, फिर तो उसका स्टार्ट होगा ना टी हाफ जो है। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो एब्जॉर्प्शन है, ये इसका क्या है रॉन्ग है, कि ये एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन, बिल्कुल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब ब्लड पे उसका कितना कंसंट्रेशन है, इस पे ये डिपेंड करेगा। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल ड्रग का कितना मेटाबॉलिज्म हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा, उसका हाफ लाइफ कितना होगा ड्रग का। और ड्रग ऑफ इलिमिनेशन पे भी डिपेंड करेगा, एक्सक्रेशन और ड्रग का किस बेस, उसके बेस पे भी हम क्या
डिसाइड करेंगे उसका उस ड्रग का हाफ लाइफ। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। तो बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जिस पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको याद रखने का तरीका वही है, एडीएमई। एडीएमई कैसे याद रखोगे, फार्माकोकाइनेटिक्स में एडीएमई मतलब होता है आदमी, और इस आदमी का जो फर्स्ट होता है इस पे टी हाफ डिपेंड नहीं करता। ये मतलब एब्जॉर्प्शन। देखिए फ्लो चार्ट में, देखिए इसमें आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। एक ग्राफ बना हुआ है आपका, ये आपका टाइम वर्सेस किसके बीच बना हुआ है, आपका अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द, आपका ब्लड में कितना ड्रग है और आपका टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपका एब्जॉर्प्शन, यहाँ से आपने ड्रग लेना, ड्रग इज टेकन, आपने ड्रग यहाँ से लिया, सपोज 100 mg आपने लिया, फिर उस ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये आपका क्या है, पीक लेवल होगा, ये इसका क्या होता है, मैक्सिमम इफेक्ट होगा आपका, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा, ये किसी भी ड्रग का हाईएस्ट कंसंट्रेशन है। यहाँ के बाद उसका क्या स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, इलिमिनेशन रेट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा उसको क्या बोलते हैं आपका, सी मैक्स, और जो मिनिमम कंसंट्रेशन होगा जो बिल्कुल लास्ट में एब्जॉर्प्शन की तरफ आपका इलिमिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या सी मैक्स मतलब होता है, सी मतलब होता है आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द ब्लड, और आपका जो सी मिनिमम है ये क्या होता है, आपका लोएस्ट कंसंट्रेशन, और जो बीच का फेज रहेगा इसी को क्या बोलते हैं आपको, टी हाफ, जहां पर क्या होता है 50% ड्रग आपको क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। तो देखिए इस पाथवे से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर सी मैक्स मतलब आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसी भी ड्रग्स का, सी मिनिमम मतलब आपका लोएस्ट कंसंट्रेशन, और इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका टी हाफ, जहां पर आपका 50% बस और 50% आपका क्या होता है, ड्रग्स रिमेनिंग होता है आपके बॉडी में, और 50% ड्रग क्या होता है आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। और ये पूरे इसको क्या बोलते हैं आपके एयूसीस, एरिया अंडर कर्व, एसी क्या इंडिकेट करता है आपका, एरिया अंडर कर्व। और देखिए फैक्टर से यहाँ पर हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन पे डिपेंड करेगा, क्लियरेंस पे डिपेंड करेगा, आपका डिजीज पे डिपेंड करेगा, कोई भी डिजीज है उसके भी बेस हो सकता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स, और आपका इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन और हिपेटिक ब्लड फ्लो, मतलब आपके ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है फैक्टर है, उस पर आपका क्या है ड्रग्स आपका डिपेंड करेगा, उस किसी भी ड्रग्स का हाफ लाइफ जो है। हिपेटिक मतलब आपका लीवर से रिलेटेड होता है कि लीवर का जो ब्लड फ्लो है उसमें भी अफेक्ट करेगा, हिपेटिक ब्लड फ्लो मतलब लीवर से रिलेटेड है वो, हिपेटिक टर्मिनोलॉजी मतलब लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मेडिसिन सब्सटेंसेस इज द रिजल्ट इन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसके वजह से क्या हो सकता है आपको, फास्टर यूरिनरी, इसका ऑप्शन आएगा आपका फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन। यदि किसी ड्रग्स का बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है मेटाबॉलिज्म होगा, तो मेटाबॉलिज्म के बाद लास्ट प्रोसेस क्या होता है किसी भी ड्रग्स का, आफ्टर मेटाबॉलिज्म बहुत मैक्सिमम ड्रग्स क्या हो जाते हैं आपके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनएक्टिव होने के बाद क्या होते हैं आपकी बॉडी से उनको यूरिन के थ्रू क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मेडिसिन, मतलब एक बार किसी सब्सटेंस का क्या हो गया मेटाबॉलिज्म हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में यदि कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन, यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि अब वो स्टेज है, कोई भी आप ड्रग्स ले रहे हैं तो अब जब उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो आपको उससे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए वो आपको एक बार मिल गया, उसके बाद तो ड्रग क्या है आपके लिए टॉक्सिक है, यदि लंबे टाइम तक कोई भी ड्रग्स आपकी बॉडी में रहेगा तो आपकी बॉडी के लिए क्या है आपके हार्मफुल में, तो हार्मफुल को मेटाबॉलिज्म के बाद क्या किया जाता है आपकी बॉडी से यूरिनरी सिस्टम के थ्रू यूरिन के फॉर्म में उसकी बॉडी से क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। जब उसका क्या होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आपका फिनिश हो जाएगा, जितना आपको चाहिए वो मिल गया, जैसे कि आपने कोई भी ड्रग्स लिया, पेन किलर लिया सपोज आपने, तो उसका ड्यूरेशन जितना रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जितना उसका एक्शन मिलना चाहिए, जितना आपका एनबी आपने ड्रग लिया हुआ है, उसके बाद क्या होगा मेटाबॉलिज्म होगा और आपकी बॉडी से इसको क्या कर जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, आपके लीवर मैक्सिमम जो मेन आपका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कराता है कौन कराता है, अब लीवर, और लीवर में ही क्या होता है वेरियस केमिकल रिएक्शन होता है। और यहाँ पर देखिए लीवर किस तरीके से इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या करता है आपका इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है किसी भी ड्रग्स को, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और द मॉडिफाइड बाय लिविंग टू द केमिकली डिफरेंट प्रोडक्ट। ये क्या करता है, जो ड्रग्स है ड्रग के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है ताकि वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाए।
बट कई बार क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, आपके एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां पर भी आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, आपके इनएक्टिव ड्रग को क्या किया जाता है, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये आपके और पहले से डिसाइडेड रहता है कि इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में देंगे और आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ये आपका एक्टिव मेटाबोलाइट